अभी लॉगिन है। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बस ये बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी उम्मे यहिया बिल्कुल। ठीक है, चले मैं स्टार्ट करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर ज़ूबिया, एक ये न्यू लिंक, ये आपने सॉरी आपकी आवाज कट। यहाँ शेयर किया हुआ था वहां आप कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पिछली लिंक में थे वो यहाँ नहीं है, क्योंकि उनके पास ये नया लिंक, नया ही लिंक ज्वाइन किया हुआ था और वो यहाँ मौजूद नहीं है नए इस नई मैं वही मीटिंग में। पूछना चाह रही हूँ कि वो तो पिछली जो दफा मेन वाला लिंक ग्रुप है, है। अगर आप वहाँ ये न्यू लिंक शेयर कर। जी जी शेयर किया था सुबह उम्मे यहिया, हमने हर जगह पे किया था ये शेयर। मैं अच्छा। फिर भी देखती हूँ। मैं एक दफा दोबारा रिमाइंडर देती हूँ। जी जी। जी, वो वाला जो आपने पहले शेयर किया था ना वो पुराना है, ये जो अभी आपने नया भेजा है ना ये एक नई मीटिंग लग रही है, कहीं इसमें ओल्ड मीटिंग में मीट किया उसमें थे। तो आप ये एक दफा देख लें कि अगर आप ग्रुप्स में ये नया लिंक जो आपने मुझे भेजा है यही आप और ग्रुप्स में भी शेयर कर दें। यही भेजा है। जजाकल्ला खैर। मुझे तो ये यही पता चला है चल। कि यही भेजा है। मैंने भी मॉडरेटर से अच्छा भी पूछा है। मैं एक दफा दोबारा भी भेज देती हूँ। अच्छा अच्छा। जी जी, चले ठीक है, जजाकल्ला खैर। ओके। आज जो है वो दोबारा से आप सबको
अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आप एक सबको दोबारा से द होल ब्रेन चाइल्ड के सेशन नंबर 4 में खुशामदीद। और इंशाल्लाह ये आज हमारा लास्ट सेशन है द होल ब्रेन चाइल्ड का। अगर जो लोग यहाँ पर नए हैं या पहली बार सुन रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि हम वन ऑफ द बेस्ट पेरेंटिंग बुक्स द होल ब्रेन चाइल्ड की समरी पढ़ रहे थे। और उसके हमने 3 सेशंस हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, आज ये चौथा और आखिरी सेशन है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछले सेशंस अटेंड नहीं किए हैं तो आप प्लीज, उसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप डॉक्टर जूबिया नौरीन के चैनल पे आप वहां से रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ठीक है। लास्ट टाइम हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स ब्रेन का था। क्या आप लोगों में से वो लोग जो पिछले सेशन में थे, कोई हैंड रेस कर सकता है, मुझे पता चले कि कितने लोगों ने ये कॉन्सेप्ट मुझसे सुन लिया था, अपस्टेयर्स ब्रेन और डाउनस्टेयर्स ब्रेन का। अगर आप हैंड रेस कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं तो आप जल्दी से लिख दीजिए। ठीक है। हैंड रेस तो मुझे लग रहा है कि अ, किसी ने भी नहीं किया है, लग रहा है आज सब पहली बार ही यहाँ जैसे मौजूद हैं। चलें। खैर बहरहाल, जिसने पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी वो यूट्यूब पे जाके सुन सकता है। आज हम मैंने अपस्टेयर्स ब्रेन और डाउनस्टेयर्स के बारे में ये एक्सप्लेनेशन दी थी। एक मिनट, यहाँ पर मैं डॉक्टर जुबी मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ कि अभी भी होस्ट आप हैं। अच्छा। तो आप काइंडली मुझे होस्ट बना दीजिए ताकि मैं स्क्रीन कर लूँ। अभी मैंने वैसे शेयरिंग का ऑप्शन भी दिया था, एक मिनट जरा वेट कीजिए, एडवांस शेयरिंग में। जी, आपने मुझे होस्ट बनाया, मैंने अभी देखे अभी अभी ट्राई कीजिए। जी जी जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट क्लास में हम अपस्टेयर्स ब्रेन और डाउनस्टेयर्स ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे थे। और हमने ये पढ़ा था कि डाउनस्टेयर्स ब्रेन जो है वो हमारा पैदाइशी तौर पे पूरी तरह डेवलप्ड होता है। डाउनस्टेयर्स ब्रेन से हम सारे काम करने के लिए हमें किसी किस्म के सोचने समझने की, किसी रीजनिंग की जरूरत होती ही नहीं है। ये वो क्यूज होते हैं जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में पहले ही रख दिए, जैसे हमारा सांस लेना, आंखें झपकाना, जज्बात को एक्सपीरियंस करना, ठीक है, जान बचाने के लिए फौरन किसी से फाइट करना या भागना। ये सारे वो काम हमारा ब्रेन कर रहा है जिसके लिए हमें सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए हम ये बात, इसको हम देखते हैं कि जो पैदाइशी बच्चा है उसको कोई बताता नहीं है कि तुमने भूख के लिए रोना है, या अपने कोई भी, वो तो उसको कोई भी चीज वो एक्सपीरियंस कर रहा हो और रो के बताता है, तो ये उस वक्त उसका कौन सा ब्रेन काम कर रहा होता है? डाउन स्टेयर्स ब्रेन काम कर रहा होता है। और हमारे यहाँ भी जो भी हम एज एन एडल्ट भी हम जो भी जज्बात और चीजें एक्सपीरियंस करते हैं उसका जिम्मेदार कौन है? हमारा नीचे वाला हिस्सा ब्रेन का। लेकिन जो अपस्टेयर्स ब्रेन है, जिसमें जिसके जरिए हम सोचते समझते किसी भी चीज की रीजनिंग जिससे हमें हम देते हैं, वो हमारा अपस्टेयर्स ब्रेन बिल्कुल आपके माथे के पीछे जो ब्रेन का हिस्सा है वो ये सारे काम करता है। लेकिन बात यह है कि अपस्टेयर्स ब्रेन डेवलप नहीं होता पैदाइशी तौर पर। यानी कि आपके बच्चे को नहीं पता मैंने सोचना कैसे है, किसी भी चीज की समझ उसे नहीं है, उसकी मेमोरीज अभी नहीं बनी है सही से, उसके पास उसको किसी चीज की रीजन नहीं समझ में आती। इसीलिए हम कहते हैं ना, अपने बच्चे को 50 बार बोल दिया लेकिन इसको नहीं समझ आ। तो ये सारी चीजें, इन सबका जिम्मेदार कौन है? अपस्टेयर्स ब्रेन है। तो अपस्टेयर्स ब्रेन डेवलप कैसे होता है, वो उन एक्सपीरियंस मैं अपने बच्चे को देती हूँ। ये बात हम बहुत दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मुझे इस बात को दोबारा से रिमाइंड करना जरूरी था। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एज अ पेरेंट जो भी क्वालिटी हम अपने बच्चों के अंदर डालना चाहते हैं वो ब्रेन का पार्ट तो अभी डेवलप ही नहीं हुआ है। तो इसके लिए अब ऑथर लिखते हैं कि इसके लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चे का अपस्टेयर्स ब्रेन डेवलप करें। ठीक है। अब इसमें
ब्रेन। अब जब आपको बात आ गई आपका ब्रेन, और ये मैंने क्या, मिड 20s तक भी अपस्टेयर्स पूरी तरह डेवलप नहीं होता है, यानी कि आप समझे कि 20 तक, आप 25 ईयर्स की एज जाके ये आपका अभी बहुत मेच्योर होता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप जो है वो मॉन्टेसरी में जब अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं, नर्सरी में कराते हैं, तो आप उसको 5 क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते। जितनी मर्जी कोशिश कर ले उसको 5 क्लास का सिलेबस पढ़ाने की, वो नहीं समझेगा। यहाँ उसका एज लेवल वहां तक पहुंच जाए, वो वजह से सबसे पहले इन्होंने पेरेंट्स को ये कहा है, ऑथर ने, कि अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें बच्चों से। इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखें जिसके वो कैपेबल ही नहीं है। अब हमारे यहाँ, मैंने एक मदर ने एक दफा मुझसे शिकायत की कि मेरा बच्चा जब दूध मांग रहा होता है या कोई खाने पीने की चीज, तो वो इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है। तो ना ये समझदार नहीं है या क्या है, वॉट एवर। अब ये क्या है, ये बिल्कुल एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है एक छोटे से बच्चे से रखना। भाई ये उसका जो है वो एक एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो ऐसा ही करेगा। हाँ, हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं अपने बिहेवियर से, उस चीज को मॉडल करके कि तुमने कैसे करना, और हमें ये चीज बार 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 ये चीज करनी पड़ेगी। हम अभी भी, हम में से बहुत से पेरेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं कि अपने बच्चे को कोई कोई चीज ऐसी भी करते हैं कि बार बार सिखाते हैं, लेकिन स्टिल दे कैन मेक मिस्टेक्स। अपने बच्चे को सिखाया भाई हर दफा खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। बहुत दफा उसको पढ़ते हुए भी देखा है, लेकिन उतनी ही दफा ये भी देखा है कि वो भूल जाता है, वो नहीं पढ़ता। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल जो है ना बिहेवियर, और ये एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है जो हमें अपने हर एज के बच्चे से उसकी एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के हिसाब से रखनी पड़ती। आप देखेंगे हमारी बॉडी डेवलप हो रही होती है, बॉडी में कितनी चेंजेस आ रही होती हैं। तो एक टीन एज के बच्चे के जो जज्बात हैं, वो अब आप अगर 40 साल के हैं या 35 साल के हैं, तो आप वो जज्बात आपके अंदर तो नहीं है जो उसके अंदर है, तो उसका बिहेवियर अलग होगा। ठीक है, उसके जो है ना क्यूज अलग होंगे। तो उनसे उन्हीं तरह की एक्सपेक्टेशंस रखना। फिर दूसरी बात ये, ऑल क्वालिटीज दैट यू एक्सपेक्ट कंट्रोल डिसीजंस आर डिपेंडेंट अपॉन द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हैज नॉट फुली डेवलप्ड। ये बात अपने जहन में रखें कि वो ब्रेन का पार्ट तो ये पूरी तरह नहीं डेवलप है। इससे आप क्या हो जाएंगे, चिल मोड आपके अंदर आ जाएगा एज अ पेरेंट, कि कोई बात नहीं, ये अभी इतना समझदार नहीं है। सिंस इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन इट इजंट कैपेबल ऑफ फुली फंक्शनिंग ऑल द टाइम। कितना भी आप सिखा लें, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर टाइम हमारा बच्चा वही करेगा जो हमने उसको सिखाया है। दे विल मेक पुअर डिसीजंस, दे विल लैक एम्पैथी एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। हर तरह की कमी आप उनमें देखने के लिए तैयार भी रहें, गलतियां भी बहुत कर सकते हैं। और ये तो बातें हम जब कहें ना, कि जब हम आ, जो है ना हम खुद बहुत परफेक्ट हो, हम इतने जो है ना मेच्योर होने के बावजूद भी हम ये सारे काम हम खुद भी कर रहे होते हैं। आप देखिए, जब हमें गुस्सा आता है या हम किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करें, तब हम क्या चाहते हैं कि दूसरे का रवैया हमारे साथ कैसा हो। वैसा ही अपने बच्चों के साथ भी रवैया रखें। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि इस किताब में जो है ना 12 स्ट्रेटेजीज हैं, लेकिन माशाल्लाह से अभी तक हमने तीन, ये तीसरी भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके, इसको मैं आज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तीन सिर्फ पढ़ी हैं, और उसकी वजह यह है कि हम इस कल्चर में इतनी बेसिक स्ट्रेटेजीज जो है ना, कनेक्शंस और ये इन चीजों को समझना, इसमें ही हम इतने पीछे हैं, इतने पीछे हैं कि जो है ना अभी आगे की चीजों की तो बारी लगता है बहुत बाद में आएगी। लेकिन आज इंशाल्लाह मेरा टारगेट है कि मैं बाकी सारे अमली पॉइंट्स जो है वो कवर करूँ। इसके आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आपको अमल करने के लिए बहुत सारी टिप्स मिलने वाली हैं, क्योंकि हम थ्योरी से रिलेटेड, यानी कि ब्रेन को समझने से रिलेटेड, हम बहुत सारी बातें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, स्ट्रेटेजी नंबर 3 क्या है इस डाउन स्टेयर्स ब्रेन और अप स्टेयर्स ब्रेन को जहन में रखते हुए, कि इंगेज डोंट इंग्रेज। सब पेरेंट्स ने अपने जहन में ये स्ट्रेटेजी रखकर अपने बच्चों से जो है ना मामला करना है। इसमें क्या है, आप एक फायर फाइटर को देख रहे हैं जो आग बुझा रहा है। इसकी मिसाल मैंने एक दफा पहले भी दी थी कि अगर आपके घर में कहीं आग लगी हो, इमेजिन करें, अल्लाह रहम करे, लेकिन अगर कहीं आग लग जाए या कोई ऐसा नुकसान हो, मतलब क्या आप उस आग को बुझाएंगे या और भड़काएंगे? ऑफ कोर्स आप उस आग को बुझाएंगे। यही हाल होता है कि हमारे बच्चों के इमोशंस जो है ना वो एक आग की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे गुस्से को भी क्या कहा जाता है, गुस्सा तो है, ऐसा ही लगता है, आग निकल रही हो जैसे। तो आपका एज अ पेरेंटिंग, आपका फौरन जैसे आप अपने बच्चे को या किसी भी बड़े को भी देख रहे हैं,
तो आप कोशिश करें कि आप उस आग को बुझाने वाले हो। हम एज अ पेरेंट क्या करते हैं कि बच्चों को डिसिप्लिन करने के चक्कर में उनकी जो इमोशंस की आग उनके अंदर लगी हुई है, उसको मजीद भड़काते, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम में बंद करूं, तुमने तो सुधरना ही नहीं है, तो मैं लगाऊंगी कमरे में जाके। ये सारी बातें क्या कर रही हैं? ये आग को मजीद भड़का रही हैं। तो इसमें लिखा है, आर यू एंगेजिंग द अपस्टेयर्स ब्रेन? क्या आप बच्चे का अपस्टेयर्स ब्रेन एंगेज कर रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं, इंग्रेजिंग, या फिर इंग्रेजिंग होना चाहिए, इंग्रेजिंग द डाउन स्टेयर्स ब्रेन, या आप उसका डाउन स्टेयर्स ब्रेन मजीद ट्रिगर कर रहे हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि ये जो मैंने बादाम बनाया है ना, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या है, एमेगड्यूला है। ये एक ऐसा पीस है हमारे ब्रेन का जो क्या करता है कि हमारे ब्रेन को हाईजेक कर लेता है। यानी कि एक बच्चा पहले ही गुस्सा या सैडनेस को एक्सपीरियंस कर रहा था, अब आप उसको मजीद टॉर्चर करके उसका ये जो पार्ट है ना, एमेगडुला, इसको ट्रिगर कर देती हैं। और ये क्या करता है कि ये अब आपके ऊपर वाली मंजिल का दरवाजा बंद कर देता है। ठीक है, ऊपर वाली मंजिल का दरवाजा बंद, यानी कि अब नीचे वाला ब्रेन जो है ना, वो इमोशंस से बिल्कुल जैसे प्रेशर कुकर में स्टीम भर जाती है ना, वैसे उस बच्चे के अंदर जज्बात भर चुके हैं। आपका मारना पीटना चीखना चिल्लाना अब उसको सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर देता है। और आपको पता है, ये एक स्टडी है, एक ब्रेन जो है ना, एक मसल है हमारा। आपने ये बात जो है वो सुन रखी है कि कोई भी मसल अगर उससे काम लेना छोड़ दिया जाए तो वो मसल काम नहीं करता। फिजिकली हमारी बॉडी, ये आम, ये अल्लाह ताला ने निजाम रखा है, आप अपने हाथ पांव चलाते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो आपके मसल्स बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहेगी। लेकिन इसी तरह यही मिसाल हमारे ब्रेन की भी है। डिपेंड करता है हम कौन सा ब्रेन का पार्ट यूज करते हैं। अगर आप ज्यादा जज्बाती पार्ट आपका बच्चा इस्तेमाल करता है, ऊपर से हम उसको मजीद टॉर्चर करके उसको और जज्बाती कर देते हैं, तो रिसर्च कहती है कि थ्रू आउट द लाइफ आपके बच्चे के ब्रेन का डाउन स्टेयर पार्ट ही ज्यादा डेवलप होगा। यानी कि वो अपनी पूरी लाइफ के लिए उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, उसकी डेवलपमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होती है, यूज वो ज्यादा होता है। इसी तरह अगर आपका बच्चा अपस्टेयर्स ब्रेन ज्यादा यूज करता है, आप बार बार उसके अपस्टेयर्स ब्रेन को एंगेज करने की कोशिश करती हैं, अभी स्टेप्स आएंगे कैसे एंगेज करने में हेल्प करनी है, तो उसका अपस्टेयर्स ब्रेन डेवलप होगा। ठीक है, तो अब आप अपने बच्चे को या अपने आप को इमेजिन कर लें कि हम कौन से ब्रेन का पार्ट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वही पार्ट ज्यादा डेवलप होगा। इसीलिए जो ना, ये एक चार्ट होता है कि जो लोग ज्यादा जज्बाती होते हैं ना, आप ये क्लू उनके अंदर नोट कर सकते हैं। जितना ज्यादा इंसान जज्बाती होगा, उतनी ही उसकी लॉजिक्स का चार्ट कम होता जाएगा, उतनी ही उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत कम होगी, क्योंकि वो जज्बाती ज्यादा है। तो इसलिए जज्बात का इस्तेमाल जो है, वो जज्बात जाहिर है नेचुरल है, उनको एक्सपीरियंस करना बहुत नेचुरल है, लेकिन अपस्टेयर्स ब्रेन को भी इंगेज करने की जरूरत है। और अब वो उसकी एक्सरसाइज कैसे कराई जाए, अब हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने दो तरह की जिदों की बात करी थी लास्ट टाइम भी, कि दो, अब जिदें भी जो होती है ना, वो दो तरह की होती हैं। बच्चे किसी भी चीज के लिए जिद कर रहे हैं। अब मैं वापस से ब्रेन की पिक्चर खोलती हूँ, या तो वो अपस्टेयर्स टेंट्रम है। जिद दो तरफ से आती है। अपस्टेयर्स टेंट्रम का मतलब ऐसी जिद जो बच्चा जानबूझ के करता है, सोच समझ के जिद करता है। ठीक है, मैंने एक बात बताई थी कि जब से आपका बच्चा वाई पूछने लगे ना, ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है, तो अब आप ये समझ लें, अब उसका अपस्टेयर्स ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब जाहिर है कि जब बच्चा, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, उसका ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है, जो भी एक्सपीरियंसेस उसको मिल रहे हैं उसके हिसाब से। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि जैसे दो बहन भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा है। उस एक छोटे भाई को पता है, जब मैं चीख चिल्ला के रोता हूं ना, तो मेरी अम्मी मुझे बड़े भाई से ये लेके दे देती हैं। या ऐसा बड़े बच्चे भी करते हैं। बड़ा बच्चा जो है, उसको पता है कि जब मैं इस तरह का बिहेवियर शो करूंगा ना, तो मेरी अम्मी फौरन क्या करेंगी, मेरे छोटे भाई से लेके मुझे चीज दे देंगी। ये वो टेंट्रम होता है जो बच्चा जान बूझ के करता है। ठीक है, और दूसरा डाउन स्टेयर्स टेंट्रम क्या होता है, जो बच्चा बेचारा वाकई ही तकलीफ, मतलब फॉर एग्जाम्पल अब एक 2 साल का बच्चा, उसके भाई ने उससे खिलौना ले लिया, और वो, अब उसको नहीं पता कि ये मेरा, उसको अभी रिलेशनशिप्स उसने नहीं सीखे हैं, वो छोटा है, उसको वाकईतन तकलीफ हुई है कि मेरे भाई ने मुझसे क्यों छीन लिया। अब यहाँ आप जो है वो क्या करना है, दोनों टेंट्रम्स का रिस्पॉन्स पेरेंट्स का अलग होना चाहिए। जब आपको पता है कि बच्चा एक अपस्टेयर्स टेंट्रम है, तो वहां क्या करना है, वहां बाउंड्री सेट की जाएगी।
इसमें इन्होंने लिखा है नेवर निगोशिएट विद द टेररिस्ट। यानी कि जैसे एक दहशतगर्द जो है वो दहशत कैसे फैलाता है, पूरी प्लान करके चोरी करता है ना, चोरी करने वाला, वो कोई उसने ऐसे ही नहीं, कोई रैंडम नहीं कर रहा वो काम। तो यही मिसाल आपके बच्चे की, इस वक्त आपका बच्चा जानबूझ के काम कर रहा है। दिस टेंट्रम कॉल फॉर बाउंड्रीज एंड क्लियर डिस्कशन अबाउट द अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब यहाँ आप क्या करेंगे कि सीधी बाउंड्री सेट करेंगे। कैसे? इन्होंने लिखा कामली रिस्पॉन्ड। हम यह गलती एज अ पेरेंट कर जाते हैं कि हम बाउंड्री सेट कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह माफ करे, इस कदर बुरे लहजे में, इस कदर जो है ना बदतमीजी करते हैं अपने बच्चों से, कि वही मसला होता है। इंगेज हमने उनके अपस्टेयर्स ब्रेन को करना है, उल्टा हम डाउन स्टेयर्स ब्रेन को मजीद ट्रिगर कर देते हैं, मार मार के या चीख के, वॉट एवर जो भी आपका बिहेवियर होता है। तो एक मिनट, ठीक है। तो इसमें क्या है, कामली रिस्पॉन्ड, फर्मली आप उसके पास बैठे बच्चे से। और इसमें एक मिसाल लिखी हुई है कि एक बच्चा ऐसे शॉपिंग मॉल में जिद कर रहा था कि मुझे ये स्लीपर्स लेनी है। अब उसकी माँ ने एक दो दफा उसको दिला दी होंगी इस तरह शोर करने पे। तो अब उसकी माँ ने जब ये सीखा तो उसने क्या कहा, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट द स्लीपर्स। पहले कनेक्ट करे, मुझे, मैं समझ रही हूँ तुम्हें स्लीपर्स चाहिए, तुम्हें वो खरीदना है, मैं जानती हूँ, बट आई डोंट लाइक द वे यू आर एक्टिंग। ठीक है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जैसे आप यहाँ पर बिहेव कर रहे हो। अब क्या है, इफ यू डोंट स्टॉप नाउ, अगर तुम अभी नहीं रुके, यू वॉन्ट गेट द स्लीपर्स एंड आई नीड टू कैंसिल योर प्ले डेट। अगर तुम अभी यहाँ पर तुमने अपना बिहेवियर सही नहीं किया, तो ना तो आपको स्लीपर्स मिलेंगी, और जो आपने रात में जाना है अपने दोस्त के घर में वो भी कैंसिल कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि आप तो अपने आप को सही से हैंडल ही नहीं कर सकते, फिर आपको मैं कहीं भी नहीं लेके जाऊंगी। फॉलो थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज इफ द बिहेवियर डजेंट स्टॉप। अगर बच्चा फिर भी ये बिहेवियर ना ना समझे, फॉलो थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेज। जो भी आपने उसको कॉन्सिक्वेंसेज बताए हैं ना, उनको फॉलो भी करें। ऐसा नहीं कि हम तो डराने के लिए, अच्छा अब इसमें पेरेंट्स भी क्या करते हैं, डराने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देंगे जो खुद कर भी नहीं सकते। तो सोच समझ के बाउंड्री सेट करें कि तुम्हें, अच्छा इस तरह ना, ये मेरी, मैं एक बच्ची को पढ़ाती हूँ। अब वो पढ़ते टाइम ना उसका यही बिहेवियर होता है कि वो टाइम वेस्ट करती है, बहुत टाइम किल करती है इधर उधर। हालांकि वो बहुत माशा से इंटेलिजेंट बच्ची है, लेकिन वो, उसका जाहिर है एक आउटकम क्या होता है, उसको यही चाहिए होता है कि मेरी क्लास का टाइम वेस्ट हो जाए और मुझे या तो मिस छुट्टी दे दें या मैं चली जाऊं यहाँ से। अब उसकी अम्मी ने क्या किया कि उसकी किस तरह बाउंड्री सेट की, स्क्रीन टाइम से। देखो, अगर तुमने क्लास नहीं ली तो मैं तुम्हें स्क्रीन टाइम नहीं दूंगी, और उन्होंने उसको उसका टैब नहीं दिया। उसको पता चल गया। अब यकीन करें, एक दिन उन्होंने ऐसा किया, उसने उस दिन होमवर्क भी सही से सुना है, और उसने अगले दिन से वो क्लास भी बहुत अटेंटिव होके, बल्कि 10 मिनट में वो अपना सबक सुना के फारिग भी हो जाती है। अब ये क्या था, ये उसका अपस्टेज टेंट्रम था जो वो जान, अच्छा अब इसमें वो रो धो भी नहीं रही थी, लेकिन मतलब एक जिद थी उसकी कि मैं बस टाइम वो किसी तरह किल करिए। तो ये आप जब देखें कि आपका बच्चा जानबूझ के कोई होमवर्क के टाइम कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है वो ये काम, तो उस वक्त आप बहुत अच्छे तरीके से फर्मली उसकी बाउंड्री सेट कर दें। और अगर वो वाकई वो काम ना करे तो उसको वो चीज मत दें। क्यों? ताकि बच्चों को पता चले कि हम हर बार पेरेंट्स आपको सरेंडर नहीं करेंगे, कि आपने जो चाहा, जैसे जिद की, हमने आपको दे दिया, फिर बच्चे तो वही काम करेंगे। अच्छा, ये काम डाउन स्टेट सेंटर में नहीं करना, ये काम बिल्कुल नहीं करना। अब हमारे यहाँ एक ये भी कि हम ये काम उल्टा डाउन स्टेज टेंट्रम में करते हैं। अब बच्चा बेचारा छोटा है, वो वाकयातन वो तकलीफ है, उसको फिर भी नहीं देंगे चीज, कि अगर मैंने इसको अभी दे दी ना, ये मुझसे हमेशा, अरे भाई आप अपने बच्चे को समझे तो सही। ये इतनी एक्सप्लेनेशन ऑथर ने ब्रेन की इसीलिए दी है, हमें थोड़ी एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, क्योंकि हम वैसे तो हम बात समझते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना ब्रेन को सही से समझाया जाए ताकि पेरेंट्स को ये बात सही से समझ आ सके। ठीक है, उसके लिए हम ऑलरेडी कनेक्ट और रीडायरेक्ट की जो है ना टेक्निक पढ़ चुके हैं। मैं उसको एट द एंड कवर कर लूंगी कि जब डाउन स्टेज टेंट्रम हो और बच्चा वाकई, जैसे अब जब मेरा बच्चा छोटा है और उसको उस वक्त नहीं पता कि ये स्टोर से हम हर चीज नहीं ले सकते, मामा पापा हर चीज बाय करके नहीं दे सकते, तो अब वो जो बच्चा रोया है ना, वो इसलिए नहीं रोया, वो आप खुद समझ जाएंगे। हर माँ अपने बच्चे को बेहतर तौर पे समझ जाती है। अच्छा, इन दोनों टेंट्रम में ना एक डिफरेंस ये भी होता है कि अपस्टेज टेंट्रम फौरन खत्म हो जाता है जब आप बाउंड्री सेट करते हैं ना। अपस्टेज टेंट्रम फौरन सही हो जाता है, लेकिन जबकि जो डाउन स्टेज टेंट्रम है ना, वो इतनी जल्दी नहीं खत्म होता। क्योंकि जाहिर है उस वक्त वो वही बात है कि बच्चे के जज्बात बहुत ज्यादा हावी आए हैं, जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं करेंगे ना, आप उसको रीडायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले उसको हाथ पकड़ना होगा, गले से लगाना होगा, पूछना होगा तुम्हें क्या हुआ है, उससे
इन अ सेकेंड 2 सेकेंड लगाएं उससे पहले कनेक्ट करने के लिए, फिर उसकी बातें सुने और उसको फिर रीडायरेक्ट करें कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। और इससे ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखें कि आपको समझा रहे हैं तो बच्चा फौरन जब वो चुप हो जाएगा, ये बात अभी आगे आएगी। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना, ठीक है। अब इसमें लिखा है, इफ यू रिफ्यूज टू गिव इन टू अपस्टेयर्स टेंट्रम रिगार्डलेस ऑफ द एज ऑफ योर चाइल्ड, यू विल स्टॉप सीइंग देम ऑन रेगुलर रेगुलर बेसिस। जब आप गिव अप नहीं करेंगे, यानी कि आप वो चीज बच्चे को नहीं दे देंगे, अगर अपस्टेयर्स टेंट्रम वो दिखा रहा है, तो आप इन बिहेवियर्स को रेगुलर बेसिस पे देखना छोड़ देंगे। जैसे बच्ची को सिर्फ ले लिया स्क्रीन टाइम, अब उसको पता है कि मेरा ये बिहेवियर मेरी माँ को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तो ये बिहेवियर अब उसकी पर्सनैलिटी से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो टेंट्रम्स है ना, ये बच्चों के हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम उनको डील किस तरह कर रहे हैं। अच्छा, इसका अपोजिट होता है, अगर आप उनको जो है वो इसको बुरे तरीके से डील करेंगे अपस्टेयर्स टेंट्रम को, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा जो है ना मजीद फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उसकी फीलिंग्स तो वहीं की वहीं रहेंगी, यानी कि आप उसके दिमाग का काम और बिगाड़ देंगे, जबकि ये काम 1 मिनट में हो सकता था कि कामली बाउंड्री सेट करें, खत्म, अब तुम्हें नहीं मिलेगी कोई चीज, जो भी चीज है। अच्छा, हम जो है ना वो हमारा मुझे एक चीज मुझे बहुत बुरी लगती है एज अ पेरेंट, कि हम जो है ना अपने बच्चों से बातचीत करते हुए बाउंड्री सेटिंग के मामले में हम बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। अच्छा, तुम ये नहीं ले रहे, तुम ये काम नहीं कर रहे, मैं तुम्हारे सारे खिलौने उठा के फला को दे दूं, मैं तुम्हारा सारा ये काम ऐसे कर दूंगी। हम मैं तो कहती हूँ, जब से मैंने ये किताबें पढ़ी हैं, तो मैंने एक एक जुमले पर गौर करना शुरू किया कि सब लोग जो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं वो उनको कैसे जुमले कहते हैं। तो मैंने रियलाइज किया कि हम बच्चों से कितने ही जुमले बिना सोचे समझे हम उनको ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे कि मैं अंदाजा ही नहीं है कि उसका जो है ना उनके जहन पे क्या असर। अब ऐसे हम उसको कह रहे हैं कि हम फला बच्चे को दे देंगे, हम उसके दिल में एक इनसिक्योरिटी डाल रहे हैं कि फला बच्चा तुम्हारी चीज ले लेगा। अब जब वो उस बच्चे का सामना करता है, तो उसका दिल, आपने पहले ही उस बच्चे से बुरा किया होता है, फिर हम कहते हैं देखो ये तो मिलता जुलता ही नहीं है, ये तो कैसे बिहेव कर रहा है, काम खराब करने वाले हम खुद होते हैं। अच्छा, अभी यहाँ मुझे किसी ने चैट क्या मैसेज किया, जनरेट विच अपस्टेयर्स टेंट्रम कब से स्टार्ट होंगे? अपस्टेयर्स टेंट्रम के स्टार्ट होने की कोई एज नहीं होती। अपस्टेयर्स टेंट्रम डिपेंड करते हैं कि आपने अपने बच्चे से स्टार्ट डील कैसे किया है, डील कैसे किया। अगर आपका बच्चा पहली दफा रोया था कोई चीज देखकर और उसको वाकईतन वो तकलीफ में था, उस वक्त आप क्या करती कि उसको आपने गले से लगाया, उसको उठाया कि मुझे पता है आपको चाहिए, लेकिन देखो कि उसका कोई भी यहाँ पर और बात उसको रीजन दे सकती है कि अभी आपने लास्ट टाइम ही हमने ये कार खरीदी थी, हम अभी फौरन टॉय नहीं लेंगे, अभी आपके पास ऑलरेडी टॉयज हैं। कोई भी चीज आप उसको उसके जहन को डाइवर्ट करने के लिए, या जो है वो लेकिन अगर आपने क्या किया कि उसके रोते ही कि मेरा बच्चा रो रहा है, उसको वो चीज दिला दी, एक गलती मैं भी कर चुकी हूँ। तो अब क्या होगा, ये उसके जहन में एक जो है ना बन गया, मैं रोया मेरी माँ ने मुझे ये चीज दिलाई, ठीक है, मैं रोया मेरी माँ ने मुझे ये चीज दी। और कभी कभी आप दिला भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं दिला सकते, आप उसको दिला सकते हैं अगर कोई मजायका नहीं है। लेकिन जब आप ये देखने लगे ना कि अब ये चीजें दिलाना उसका अपस्टेज टेंट्रम बन रहा है, तो अब आप बाउंड्री सेट करेंगे। तो ये हमारी डीलिंग पर डिपेंड करता है कि हम बच्चे से कैसे डील कर रहे हैं। अच्छा, अब है स्ट्रेटेजी नंबर 4, यूज इट और लूज इट, एक्सरसाइजिंग द अपस्टेज ब्रेन। अब हम सभी चाहते हैं, हम सभी ये बात चाहते हैं कि हम क्या करें, हमारा बच्चा अच्छे डिसीजंस ले, अच्छी तरह बात करे। इस, इसकी जो है ना, मैंने एक मिसाल लास्ट क्लास में दी थी जिसको मैंने बाउंड्री सेटिंग में बोला था, लेकिन वो दरअसल इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड थी कि इंगेज डोंट इंगेज। आप याद करें, मैंने एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें बच्चा कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे मीठा खाना है। तो और वो कोने में जाके खड़ा हो जाता है रेस्टोरेंट में। तो उसका बाप उसके पास जाता है, वो कहता है कि तुम अब उदास क्यों हो, तुम मुझे बताओ तुम क्यों उदास हो, तुम्हें खाना नहीं खाना, तुम्हें मीठा खाना है, जो भी वो बातें बताता है उसको ओके करते हैं। उसके बाद बोलते हैं अच्छा तुम्हें मीठा मिल जाएगा अगर तुम 10 रुपए खा लो। तो याद है मैंने ये दी थी। अब इसमें इन्होंने ये मिसाल दी थी कि उसके बाप ने सिचुएशन को और इंगरेज नहीं किया, आग को मजीद नहीं लगाया, बल्कि बस बोला कि तुम 10 रुपए खा लो तो मैं तुम्हें मीठा दे दूँ। अब अगर हमारा बच्चा रेस्टोरेंट पे ये बिहेवियर करे, हम उसको क्या सुनाते हैं? हम या तो उसको हम इतनी जोर से पकड़ के लेकर आके सीट पे जबरदस्ती बिठाएंगे, शराफत से खा लो वरना तुम्हें मीठा नहीं मिलेगा, वरना तुम कुछ मत खाओ, तुम भूखे रहो। ये क्या है? ये वही काम है कि आग को मजीद भड़काने वाले। तो ये काम हमने नहीं करना। अब है यूज इट और लूज इट, एक्सरसाइजिंग द अपस्टेयर्स ब्रेन।
अब हमने क्या करना है कि अपने बच्चों के इस अपस्टेयर्स ब्रेन को एक्सरसाइज करवानी है। ये मैंने थोड़ा सा पार्ट इसका लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कैसे एक्सरसाइज करानी है। साउंड डिसीजन मेकिंग, द एक्सपीरियंसिंग ऑफ deciding between buying a computer game now or continue to save for a new bike is a powerful way to exercise. Give them two options to choose from, such as what to eat at restaurant or what color shoes to wear. डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एज एन एडल्ट, मुझे सिर्फ कुछ सेकंड्स में मैं अजान का जवाब दे। बीएस से बोला तो अस्सी बताओ, ठीक है। साउंड डिसीजन मेकिंग, अब ये कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग का हमारे बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़ा हाथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मिसाल अगर मैं आम उसमें दूं, कुछ वालिदैन ने, अब एक तो है ना कि हम कुछ वालिदैन अपने बच्चों को शॉपिंग पे लेके ही नहीं जाते, ये बहुत शोर शराबा करेंगे और बहुत है ना ये ऐसा ऐसा करेंगे तो हम इनको लेके नहीं जाते। अब क्या होता है, ऐसा बच्चा जिसको उसके माँ बाप कभी शॉपिंग पे लेके ही नहीं गए, कभी उसने अपने लिए खुद चूज किया ही नहीं कि उसको क्या खरीदना है, अब वो एक ऐसा एडल्ट है जो अपने लिए खुद शॉपिंग ही नहीं कर सकता। ठीक है। इसी तरह घर के कामों में आपने किसी बच्चे को कोई एक्सपीरियंस दिया ही नहीं है कि वो किसी भी किस्म का डिसीजन ले सकता है, कुछ भी जैसे मैंने इसमें खाने की मिसाल दी, आप बच्चे को जब तक खुद खाने के लिए प्लेट और चम्मच नहीं देंगे वो कैसे सीखेगा कि मैंने खुद ये सब डिसीजन है, कैसे मुझे चमचा उठाना है, अपने मुंह में कैसे लुकमा डालना है, कैसे पानी का ग्लास मुझे केयरफुल होकर उठाना है। ये सारे छोटे छोटे डिसीजंस हैं जो बच्चे अपनी लाइफ में लेते हैं, और अगर हम उनसे एक्सपीरियंसेस छीन लें, माँ कहे इधर दो मैं तुम्हें पानी डाल के दूं, इधर दो मैं तुम्हारी प्लेट में डाल दूं, इधर दो मैं तुम्हें जूते पहनाऊं, ये बच्चा अब पूरी तरह आप पे डिपेंडेंट हो जाता है और वो खुद से ना डिसीजन ले सकता है ना खुद से कोई काम कर सकता है। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि आप खुद से एक्सरसाइज कराने के लिए आप उनको दो ऑप्शंस भी दे सकते हैं। आप उनके सामने ब्लू पेंट है ब्लैक पेंट है कि जो है ना बताओ अच्छा बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम खुद डिसीजन लें, और वो रोते भी इस बात है कि नहीं मेरी अम्मी ने मुझे ये शर्ट पहना दी, मुझे भाई आप उनको डिसीजन लेने दें। ब्लू पेंट रखे ब्लैक पेंट रखे, तुम्हें कौन सी पहननी है, दोनों में कोई मुजायका नहीं है, पहनने दे। हम कुछ पेरेंट्स भी ना बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं, नहीं मैंने जो कह दिया ना वही पहन, ऐसा मत करें। ये पेरेंटिंग स्टाइल जो है ना कि आप उसमें सिर्फ अथॉरिटी ही अपनी जताते रहे बच्चे को, ये बड़ा खतरनाक है। वो बेचारा अभी तो ग्रो कर रहा है। अब मैं ये मुझे ना हमेशा ये चीज नमाज के उससे मैं सोचती हूँ कि नमाज जो है ना किसी हालत में माफ नहीं है, किसी भी तरीके से आप पढ़े खड़े नहीं हो सकते, बैठ के नहीं तो लेट के नहीं तो इशारे से, लेकिन पढ़नी है। लेकिन उसका भी क्या है कि वो 10 साल में जाके वो फर्ज होती है। पहले 7 साल आप उसको जो है ना उसकी प्रैक्टिस, 7 ईयर्स से आप उसको प्रैक्टिस करवाएं, फिर 10 साल में जाके होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्ज होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि अल्लाह से बढ़कर किसका हक है कि बच्चा पहचाने, लेकिन एक सर्टेन एज होती है जिसमें बच्चा किसी की जो है ना अपनी किसी का हक अदा करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी एक एज है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा अभी 2 साल का है ना वो मेरी ऐसी फर्मा बरदारी करे कि मैं मिसाल कायम कर दूं कि मेरा बच्चा देखो कैसा फर्मा बरदार है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे हम अपने बड़ों के लिए देख लें कि हम कितनी किसकी फर्मा बरदारी पूरी तरह से कर सकते हैं। और बच्चा जिसका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है वो बेचारा नई चीजों का एक्सपीरियंस करना चाहता है, नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है, और हम उस पर इतनी अथॉरिटी जताते हैं कि मैंने कह दिया इसलिए करो। ठीक है, तो ये है कि बच्चों को खुद फैसले लेने दें। बच्चों को फैसले करने नहीं आते, वो हमसे सीखते हैं, हमें सिखाना होगा कि हम कैसे फैसला करते हैं, और इन्हें छोटे छोटे फैसले खुद करने का मौका दें। दूसरों की बातों से ज्यादा अहम मेरे लिए मेरे बच्चे का फैसला है। यानी कि अगर कोई और कह रहा है ना ये इसके बच्चे ने ये पहना है या तुम्हारा बच्चा ये कर रहा है, ये डिसीजन लिया, आप खुश हो जाएं कि मेरे बच्चे ने ये डिसीजन खुद लिया। ये आप जो है ना एज एन एडल्ट भी देख सकते हैं ये बिहेवियर। हम ससुराली उसमें आप रिलेशनशिप्स में ये चीज, पाकिस्तान है इंडिया पे देख सकते हैं कि सास जो है या और जो बड़े लोग हैं या अम्मी अब्बू भी बहुत सारे बच्चों के ऐसे थे, वो कहते हैं कि तुमने कपड़े पहने तो मुझसे बात करके मुझसे मशवरा करके फिर पहनो कपड़े, कि तुम्हें आज कौन से कपड़े पहनने। भाई ठीक है मशवरा करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी क्या कि आप इतनी छोटी छोटी चीजों में आप चाहते हैं कि दूसरा एक इंडिपेंडेंट इंसान आपसे मशवरा करे, तुम कौन से कपड़े पहनो, तुम कैसा तैयार हो। नहीं, बच्चों को खुद डिसीजन लेने दें, खुद
खुद सबसे बड़ी मेरे लिए बात यह है कि उनकी इनर सेटिस्फेक्शन है ना वो अच्छा लग रहा है। हाँ, आप उनको प्यार से अच्छे तरीके से किसी चीज के लिए गाइड कर सकते हैं कि देखो ये ऐसा लग रहा था ऐसा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों की बातों में आते हैं, फला ये कह रही तुम्हारे बारे में, तुम ऐसे ना लगो, तुम ऐसे किसी फुप्पो ने या किसी खाला ने या किसी ने कुछ कह दिया तो बच्चे के बारे में, उसके कपड़ों के बारे में, अब हम अपने बच्चे के साथ एक स्ट्रगल शुरू कर देते हैं, नहीं तुम ये नहीं पहनोगे, तुम ये नहीं पहनोगे, बिला वजह की दूसरों की बात है। इसलिए मैंने ये जुमला यहाँ लिखा है, दूसरों की बातों से ज्यादा अहम मेरे लिए मेरे बच्चे का डिसीजन है। तो उसने ये काम अपनी खुशी से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसने डिसीजन लिया है, ये मेरे लिए अहम था, मुझे दूसरों की बातों की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, मॉडल द डिसीजन मेकिंग, थिंक आउट लाउड व्हेन यू आर मेकिंग चॉइसेस। डिसीजन मेकिंग को मॉडल भी कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई डिसीजन ले रही है ना, तो वो ऑथर लिखते हैं कि आप थोड़ा सा लाउडली बच्चे को बताइए कि आप डिसीजन कैसे ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन ईद का दिन या जुम्मे का दिन, आपने कपड़े निकाले, आप ये सोच सकती है अपने बच्चे के सामने एक्टिंग करें थोड़ी सी ना, कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये वाले कपड़े पहनूं, लेकिन नहीं, आज तो फ्राइडे का दिन है, आज तो हमें बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तो मैं ये वाले कपड़े पहनूंगी और आज सब बहुत अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो। अब ये आप बच्चे को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे रहे, लेकिन उसकी डिसीजन मेकिंग उसको सिखा रहे हैं कि देखो जब मेरे सामने दो कपड़े थे ना, तो मैंने क्यों ये कपड़े पहनना चूज किया, क्योंकि आज फ्राइडे था, मैंने इन सारी चीजों को कंसीडर किया, फिर ये चूज किया। इसी तरह आप बहुत सारी चीजों में जिसमें आपके बच्चे को लगता है कि आप जो है ना नहीं कर कर पा रहा वो डिसीजन। जैसे मैंने एक मिसाल दी कि मैं अपने बच्चे को क्या बोलती हूँ, अब रोता है जाहिर है, जब रो के बातचीत करें उसको बोलती हूँ, मुझे ये बता दो आपने रो के बात करनी है या जो है वो सही से जेंटली आपने मुझे बात समझानी है, दोनों में से चूज कर लो। मैं जेंटली बात करूंगा। एक सेकंड पहले रो रहा होता है लेकिन फौरन ही चुप होके मैं जेंटली बात करूंगा। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे ऑप्शंस देना, उनको ये बताना कि भाई और भी चीजें हैं जिन पर तुम गौर कर सकते हो। तो ये एक ऐसी, अब आप इस पे जो है ना ये स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी आप खुद इस पे होमवर्क करेंगे कैसे अपने बच्चों के डिसीजन मेकिंग को हम ये इसके लिए ना हमें थोड़ा सा अपने जैसे कहते हैं ना, क्या हम कहते हैं उसको, अपने रिलैक्स मोड से बाहर आना पड़ेगा ये काम करने के लिए। कंफर्ट जोन से, ये कहते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा बच्चों को अपने डिसीजन लेने देने के लिए। कि कोई और फिर उनसे कभी गलती हो जाए तो उस पर भी एहतियात करना, कि ऐसा ना हो कि गलती पर आप उसको इतना झाड़ दें कि वो बच्चा बेचारा बोले कि नहीं अम्मी आप ही पानी डाल दो कि मुझसे गिरता है, तो फिर मुझे पूरे पब्लिक में बैठ के मैं जो है ना मेरी अच्छी खासी क्लास हो जाती है, अब तो मैं खुद नहीं डालता पानी। तो उस पे आपका रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई चीज गिराए या गलती हो जाए, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, आप आइंदा केयरफुल रहना। ठीक है। कभी कभी इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चे आपके कोई अपने गेम खेल रहे हैं या कोई कहीं चढ़ने की बच्चा कोशिश करे, उसको इंटरप्ट नहीं करें। अगर कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता, यानी कि थोड़ा बहुत नुकसान है, तो उसको रिस्क लेने दे। कभी कभी जैसे इन्होंने ऊपर एक जुमला लिखा है कि बिटवीन बाइंग अ कंप्यूटर गेम नाउ और कंटिन्यू टू सेव फॉर न्यू बाइक। अब एक बड़ा बच्चा है, अब वो चाह रहा है कि मुझे घड़ी लेनी है या ये लेना है, दो चीजें उसकी चॉइसेस हैं, तो आप उसको बोल दें तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे पास पॉकेट मनी है, तुम चाहो तो अभी कंप्यूटर गेम खरीद लो, वरना तुम चाहो तो तुम सेव कर लो एक नई बाइक के लिए, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे जमा हो जाएंगे। तो ये और लेने दें उनको। हम हमारा एज अ पेरेंट ये होता है ना कि हम बहुत टेम्पटिंग होता है कि हम अपने बच्चों के डिसीजंस खुद ले लें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, अगला है कंट्रोलिंग इमोशंस। दूसरी बड़ी चीज जो हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो ये गुड डिसीजंस के बाद के अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है। टीच देम टू टेक डीप ब्रेथ्स और काउंट टू 10। अब बच्चा एक इमोशन एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको मैं कैसे सिखाऊं। सुभान अल्लाह, मुझे तो ये बात वो गुस्से वाली हदीस याद आ जाती है कि गुस्सा आए तो क्या हुक्म दिया गया, पानी पी लो। पानी कितनी सांसों में पिया जाता है, 3 सांसों में। और यहाँ ऑथर ने लिखा है, अभी आगे ये आएगी टेक्निक कि वो कितनी, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करने की, गुस्सा आए तो आप अपने बच्चे को ये सुनना, यही तरीका सिखाएं। गुस्सा आए ना, तुम फौरन उसको, आपको लग रहा है बच्चा एंगर में जा रहा है, अच्छा सा ग्लास ना एक पानी का ला के दे, इधर आ मेरा बेटा, बैठ के पहले पानी पी लो, 3 सांसों में बैठ के पानी पियो। यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे आ जाता है गुस्सा, ये आप आजमा के देख लें। तो उनको तरीके सिखाएं कि भाई हाई इमोशंस में आपको कंट्रोल कैसे करना है। हम कहते हैं चुप हो जाओ, बच्चे को चुप होना ही नहीं आ रहा भाई, उसका इतना एंगर या उसके अंदर उदासी भरी में नहीं कंट्रोल करना आ रहा। यू कैन ऑल्सो टेल देम व्हाट्स हैपनिंग इन देयर ब्रेन्स। तुम्हारे सोचने वाले ब्रेन का दरवाजा बंद हो गया है। जैसे मैंने एक बच्चे को यही बात बताई थी उसके ब्रेन के बारे में कि देखो जब हम बहुत ज्यादा, मैंने उसको बताया कि देखो जब तुम गुस्से में आते हो तो तुम कितना चीखते हो,
तो तुम्हें हम इतना समझा रहे होते हैं, तुम सुनते ही नहीं हो। तो मैंने उसको बताया कि तुम्हें पता है तुम क्यों नहीं सुनते हो किसी की बात, क्योंकि तुम्हारे सोचने समझने वाला जो पार्ट है ना ब्रेन का, उसका दरवाजा बंद हो चुका होता है, इसलिए तुम चीखते रहते हो, और हम तुम्हें जितना मर्जी समझा लें तुम हमारी बात नहीं सुनते। इसलिए अब जब तुम्हें गुस्सा आएगा ना, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे ब्रेन का दरवाजा बंद हो गया है। और ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब मैंने उसको बताया, यकीन करें फौरन उसने फौरन सोचा कि हाँ मेरे तो सोचने वाले ब्रेन का दरवाजा ही बंद हो गया, चुप हो गया फौरन। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे सोचने समझने वाले ब्रेन का दरवाजा बंद हो गया। तो मैं उसको ये बात बोली मैंने, दे कैन नॉट मेक गुड डिसीजंस एवरी टाइम बट यू कैन टीच देम हाउ टू डील विद देयर इमोशंस। जरूरी नहीं है कि हर दफा वो गुस्से में आके कोई अच्छा ही डिसीजन ले, लेकिन हम उनको अलबत्ता ये जरूर सिखा सकते हैं कि जब तुम ये इमोशन एक्सपीरियंस करो तो तुम्हें क्या करना है। और यही हम एज अ पेरेंट भी मॉडल कर रहे होते हैं। जब माँ को बच्चे की किसी बात पे गुस्सा है, आप भी अपने बच्चे से कह सकती हैं, मैं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे पानी पीने दो। ठीक है, मैं पानी पीऊंगी, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप उसको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आप उसको रीमॉडल करें कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने गुस्से पे कैसे काबू पाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, हर चीज, उदासी में, खुशी में वो आपको फॉलो करते हैं। आप खुश हैं, आपके क्या आपका बिहेवियर, आप चीखते चिल्लाते रहते हैं या आप क्या करते हैं, हर चीज आप मॉडल भी कर रहे हैं और आप अपने बच्चों को सिखा भी सकते हैं। जितना ज्यादा बच्चे को अपने जज्बात पे काबू आता जाएगा उतना ही उसके लिए सही फैसले करना आसान हो जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रिगर करने वाला इमोशन तो जाहिर है कि गुस्सा और उदासी है, तो उसमें आप देखें कि हम जो है ना हम कैसे रीमॉडल करते हैं। अच्छा, अगला है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। अपने और अपने इर्द गिर्द के बारे में, मुख्तलिफ हालात के बारे में बच्चों के क्या एहसासात हैं, वो क्या करने वाले हैं और कैसा महसूस करने वाले हैं, उनके बारे में बातचीत करें। अच्छा, अब ये होता है कि कुछ चीजें जो है ना प्रिडिक्टेबल होती हैं। आपने बच्चे को इमोशंस कंट्रोल करना भी सिखा दिए और गुड डिसीजंस लेना भी आप उसको सिखा रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा है, कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कभी बहुत अच्छा भी कंट्रोल कर लेता है। वही बात है, हर दफा ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि अच्छा ही बिहेवियर होगा, लेकिन दोनों में से एक काम पॉसिबल हो सकता है कभी आपका बच्चा गुस्से में डिसीजन अच्छा ले ले, कभी डिसीजन अच्छा ना ले सके लेकिन कंट्रोल कर ले अपने इमोशन को। जो जो भी चीजें आप उसको सिखा रहे हैं वो काम तो आने वाली हैं उसके। तीसरी और अहम चीज है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। और ये क्या, फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चे को किसी दावत में लेके जाने वाले हैं और वहां बहुत सारे मेहमान हैं, और आपको इस बात का अंदाजा है कि अगर मेरा बच्चा शाय है या जो भी है, ये अपने टॉयज शेयर नहीं करेगा या इसकी लड़ाई, जो भी पॉसिबिलिटीज आप सोच सकती हैं, स्विमिंग क्लासेस के लिए लेके जा रहे हैं, फार्म हाउस जा रहे हैं, अब आप पहले से ही सोचें कि मेरे बच्चा क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस कर सकता है, और उससे उसके बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल आप पिकनिक पे जा रहे हैं, आप बैग पैक कर रहे हैं, आप अपने, बड़ा है बच्चा या छोटा है, ठीक है, आप उससे बातचीत कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ना एक स्टोरी भी दी थी कि एक बच्ची जो है ना जा रही थी, किसी कैंपिंग पे जा रही थी, तो उसका बाप उससे बोलता है कि अगर तुम होम सिक फील करोगी तो तुम क्या करोगी। तो पहले तो बच्ची जवाब देती है मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ये देख रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता उसने जो है ना सोचना शुरू किया इस बारे में। फिर उसने और बात की कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर उदास हो तो तुम क्या कर सकती हो, तो वो बोलती है कि मे बी आई कैन राइट यू अ लेटर, मैं आपके लिए एक लेटर लिख सकती हूँ। तो ये वो एक्सपीरियंसेस जो बच्चों के ऊपर आने वाले हैं, इससे पहले कि वो उससे ट्रिगर हो जाए, इससे पहले कि वो उस समंदर में डूब जाए और फिर आप उनको निकालें, आप उनको पहले से कि देखो हम यहाँ फार्म हाउस जा रहे हैं, वहाँ स्विमिंग पूल होगा, वहां सब नहाएंगे और ये करेंगे, वॉट एवर जो भी दावत है, इतने सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं आपके, आप उनसे मिलोगे, आप उनको वेलकम करोगे। तो इस तरह की चीजें भी बच्चों का माइंड आने वाली सिचुएशंस में पहले से, बच्चा आपका, बच्चे का कोई भाई बहन आने वाला है, आप उसका माइंड पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं इन चीजों के लिए। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमें, जिनको हम अहमियत नहीं देते, लेकिन बहरहाल वो चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, फिर ये कि जब बच्चे ज्यादा बड़े हो जाते हैं जिनसे कोई माँ बाप का इतना कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो आपसे बातें भी नहीं करते, वो अपने इमोशंस को, अपनी चीजों को अपने दिल में ही रखते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह है। तो इन्होंने लिखा है कि अगर आपका बच्चा लिखना या ड्राइंग बनाना जानता है तो उसके लिए खास किताब रखें, क्योंकि लिख कर या तस्वीर बनाकर भी वो बहुत सी चीजों को मजीद गौर फिक्र की नजर से देख सकते हैं। आपने देखा है कि वेस्ट में ये चीज बहुत इन है कि वो लोग बच्चों की ड्राइंग्स को बहुत संभाल के रखते हैं, क्योंकि उन उन उन्होंने जाहिर इस चीज पे वर्क किया है कि एक बच्चा जब ड्राइंग बना रहा होता है, तो वो, फॉर एग्जाम्पल आप उसको बोल सकते हैं कि हम फार्म हाउस गए थे, क्या तुम फार्म हाउस की ड्राइंग बना सकते हो। अब उसका पूरा जहन उस ड्राइंग पे लगा हुआ है, वो उसने जो जो एक्सपीरियंस किया,
उसके लिए वो इतना खूबसूरत सफर है ना कि वो अपनी पूरी सोच में गुम होकर वो ड्राइंग बना रहा है, अपने आप से अवेयर हो रहा है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैंने किस चीज को। बाज़ औक़ात पेरेंट्स अपने बच्चों की ड्राइंग में एक ऐसी चीज देखते हैं जो वो हैरान होते हैं कि हमारे बच्चे ने कैसे ड्रॉ किया, वो उसकी इमेजिनेशन होती है जो उसने उसमें ड्रॉ कर दी। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने ना किसी, ऐसी बहुत सी ड्राइंग्स देखने को मिली हैं कि बच्चे ने ना अपने माँ बाप को बनाया है और एक बच्चा उसका भाई है, उसको उसने कोने में बहुत दूर बना दिया है, अपने आप को बहुत दूर खड़ा किया है, या अपने आप को बीच में खड़ा किया तो उदास बना के खड़ा किया या कुछ भी। तो वो उसको जाहिर है अगर उसको ये फील होता है कि मैं बहुत निग्लेक्टेड चाइल्ड हूँ, तो वो ड्राइंग भी ऐसी ही बनाएगा। तो ये एक ड्राइंग करना और अपनी इमेजिनेशंस को पिक्चर में बनाना, ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप अपने बच्चों को ये रख सकते हैं कि हम ना ड्राइंग बनाते हैं मिलके। अच्छा, एक और एक्टिविटी ये है बच्चों को अवेयर करने के लिए कि उनको आप या उनके साथ ये समझाने के लिए, ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक दी है कि आप अपना हाथ जो है ना इस तरह मुट्ठी बंद करें, अंगूठा अंदर होना चाहिए आपका, और बच्चे को ये बताएं कि देखो ये जो मेरी उंगलियां है ना, एक मिनट लेट मी ड्रॉ, ये जो मेरी उंगलियां हैं ये में हमारा अपस्टेयर्स ब्रेन होता है। ऐसे ही मैंने एक बच्चे को समझाया है और ये बड़ा जो है ना कारामद तरीका है। और जो हमारा नीचे वाला हाथ है ना अंगूठा बंद हुए हुए समेत, ये वाला, ये पूरा क्या है, ये हमारा डाउन स्टेयर्स ब्रेन है। तो जब हम गुस्से में आते हैं ना, तो आप ये समझो, आप अपनी उंगलियां खोल के यूं बताएं, हमारी लिड जो है ना ढक्कन खुल जाता है। अब क्या हुआ, हमारा अपस्टेयर्स ब्रेन तो गया, अब सिर्फ हमारा डाउन स्टेयर्स ब्रेन है, और वो उसमें हमारे ऐसे इमोशंस है कि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर कहते हैं कि आप अपना इसी तरह आप अपनी उंगलियों को दोबारा बंद करके दिखाएं और बोले कि ये देखो, ये जो हमारा अपस्टेयर्स ब्रेन है, जब इसकी उंगलियां बंद होती है ना, ये डाउन स्टेयर्स ब्रेन के ऊपर आ जाता है। तो यही मिसाल है कि वो डाउन स्टेयर्स ब्रेन को काम डाउन कौन करता है, अपस्टेयर्स ब्रेन करता है। ठीक है, समझ, अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ये इस पार्ट को आप दोबारा रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा 2-3 बार, आई होप आपको ये बात समझ आ जाएगी। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों को समझाने के लिए। थोड़े से और जो बड़े बच्चे ना, तो थोड़े 5 साल, 6, 7, 7 साल, उनको आप ये बातें समझा सकते हैं कि अपस्टेयर्स ब्रेन बंद हुआ, कनेक्ट यानी कि साथ जुड़ा, तो ही उसने डाउनस्टेयर्स ब्रेन को काम डाउन किया। वरना आपने अपनी ना, ये इंग्लिश में उन्होंने लिखा है कि बच्चों को आप ये सिखाएं कि आपने अपनी लिड फ्लिप नहीं होने देनी, ये दरवाजा खुलने नहीं देना। और मैंने जो आपको अभी पहले बताई थी कि मैंने एक बच्चे को क्या बताया था कि तुम्हारे ऊपर वाले ब्रेन का दरवाजा बंद हो गया, यानी कि जाहिर है आपका ब्रेन हाईजेक हो गया, अब तुम कुछ नहीं सोच समझ सकते। दोनों में से आप जो चाहें टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को हम इन चीजों से अवेयर भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है बच्चों को फौरन काम डाउन करने के लिए, कि वो उनकी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करना। अपस्टेयर्स ब्रेन इज कामिंग डाउन द डाउनस्टेयर्स ब्रेन। एम्पैथी, चौथी बड़ी चीज जो हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो है एम्पैथी, नरम मिजाजी, कि वो सिर्फ अपने इमोशंस को ना देखें बल्कि वो दूसरों का भी ख्याल करें कि दूसरे क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि एम्पैथी को एक्सरसाइज कराने के लिए ना आप उनसे सिंपल ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक दैट बेबी इज क्राइंग, तुम्हें क्या लगता है वो बच्चा क्यों रो रहा है। हाउ डू यू थिंक मेलिंडा इज फीलिंग नाउ दैट हर फ्रेंड मूव अवे, तुम्हें क्या लगता है उस मेलिंडा को कैसा लग रहा होगा उसकी दोस्त चली गई। आप अपने एक्सप्रेशंस भी बहुत उदासी वाले बना सकते हैं, सिर्फ बच्चे को ये बताने के लिए कि हम दूसरों का दुख किस तरह महसूस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई उदास फील कर रहा है या इधर देखें, अब दूसरी चीज देखें कि इसमें सिंपली ड्राइंग, अच्छा वो तीसरा जुमला देखें क्या लिखा है, दैट वुमन वाजंट वेरी नाइस टू अस, वाज शी, देखो वो औरत, उसने हमसे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं की है ना। तो आगे उसको क्या कहती है, डू यू थिंक समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हर, तुम्हें लगता है हो सकता है उसके साथ कुछ हुआ हो इसीलिए वो इतनी गुस्से में हो या उदास हो। तो अपने बच्चों की तवज्जो दूसरों के इमोशंस की तरफ भी दिलाना, ये उनके एम्पैथी को एक्सरसाइज करवाता है। ठीक है, हम जो है ना, एक तो अल्लाह माफ करे हमारी जो कॉन्सेप्ट है कि नहीं, कोई रो नहीं सकता, कोई अपनी उदासी नहीं दिखा सकता जब बस अपने दिल में, नहीं। आप अपने बच्चों को बताएं, देखो आपके पापास तो वैसे ही अपनी उदासी नहीं जाहिर करते तो हम उल्टा, हम कैसे उनको बताएं कि भाई अपने अब्बू का कैसे ख्याल रखना है। ठीक है, अब बाप वालिदैन को चाहिए कि दोनों अपने इमोशंस का अपने बच्चों से इजहार कर सकते हैं, नकली में ना करें, इतना ज्यादा फेक ना करें, लेकिन एटलीस्ट जब आपके रियल इमोशंस है, जिस तरह मैंने गुस्से का बताया, गुस्सा एक्सपीरियंस करें, आप अपने बच्चे को बता सकते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे 2 मिनट दो, मैं पानी पी लूं। उदास है, अभी रुक जाओ, मामा बहुत सैड है, मामा बहुत उदास है, मुझे थोड़ी देर मामा को हक कर दो, झप्पी डाल दो, प्यार कर दो मामा को। ठीक है,
तो ये क्या चीजें आप सिखा रहे हैं कि किसी से कैसे। और फिर सबसे ज्यादा इसमें एम्पैथी में मैटर ये चीज करती है कि जब आपका बच्चा खुद ये ऐसे इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहा है ना, तो आप उसके साथ क्या रवैया रखते हैं। आगे भी इसकी स्टडी है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों से कनेक्ट नहीं करते और उनके उदासी में खास तौर पे, एम्पैथी तो खास तौर पे हम तभी दिखाएंगे ना जब हमें दिख रहा है कोई रो रहा है, उनके जो उदासी में आप उनको जो है ना दुनिया जहाँ के आप उनको लेक्चर्स देते हैं, और आपने ये देखा ही नहीं कि मेरा बच्चा उदास है, उसको जरूरत है उससे बातचीत करने की। हर बार बच्चों को आपसे, खास तौर पे बड़े बच्चे, चलें छोटों को तो हम सिखा भी देते हैं, लेकिन जो बड़ी एज के बच्चे हैं, टीन एज हैं या उससे बड़े हैं या कोई एडल्ट भी है, हर बार उनको आपके लेक्चर की जरूरत नहीं है। हर बार नहीं है जरूरत, और हर बार एक ही बात की भी जरूरत नहीं होती। हर एक की सिचुएशन में जो है ना आप डिफरेंट तरीके से बात करें। हमें क्या, हमें पता है जनरल आयात है, हम ज्यादा, हम जाहिर है हम कुरान पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ही तरह की आयात और एक ही तरह की अहादीस हर एक की सिचुएशन पे वही कोट हो रही है। इस तरह मैंने खुद ये देखा है कि लोग इस तरह दीनी उससे भी बददिल हो जाते हैं कि मैं तो जब इनसे बात करूं ये मुझे यही इस दीन की हदीस सुना सुना के दूसरों को जज करना और दूसरों को इस तरह। भाई पहले अगले की सिचुएशन तो देखें कि वो किस हाल में है, उसको किस चीज की जरूरत है पहले, फिर आप उसको रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप उसको उसकी सिचुएशन से रिलेटेड कोई हदीस सुना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि कुरान इंटीग्रेट करता है हमें, अहादीस हमें इंटीग्रेट करती हैं डिपेंडिंग कि हम अपनी सिचुएशन में कुरान खोलते हैं या नहीं खोलते। हमारा जो सारा समंदर था गुस्से का और उदासी का, जब वो गुजर जाता है, फिर हम कुरान खोल के एक सूरत पढ़ेंगे जो कि हमें सही से या तो समझ भी नहीं आई, या हमने बस पढ़ के गुजर गए, हमने उसको अपनी सिचुएशन से कनेक्ट ही नहीं किया। किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही। ये किताब बहुत बाबरकत है, इसके नुजूल का मकसद क्या है कि वो इन इन आयात पर गौर व फिक्र करें। कुरान गौर व फिक्र के लिए, नॉट जस्ट फॉर रीडिंग, गौर व फिक्र के लिए है कुरान। अपने हमें अपने जात से उसको कनेक्ट करेंगे तो ही कुरान हमें इंटीग्रेट करेगा। शिफा किस लिए कुरान, जब आप उसको एज अ शिफा यूज करेंगे तो वो शिफा बनेगा ना। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रवैया था कि जब उन पर कोई ऐसी कैफियत आती तो वो नमाज के लिए भागते, नमाज पढ़ते पहले। और फिर क्या है कि वस्ताइनु बिस सब्री वस्सला, पहले सबर, ये वो हमने जुमला बहुत सुना है ना कि अल्लाह ताला ने पहले सबर का लफ्ज बोला है फिर नमाज बोला है, क्योंकि पहले कंट्रोल है, पहले इंटीग्रेशन है, उसके बाद ही तो आप नमाज तक के लिए जाने तक भी आपको एक मोटिवेशन चाहिए। तो इन सारी चीजों को आपका बच्चा भी जब कोई तकलीफ महसूस करे, वो पहले उसको सब्र कैसे आए, पहले उसको अपने इमोशन पे कंट्रोल कैसे आए, उसको ये सिखाएं, फिर सिखाएंगे अब तुमने क्या करना है। तो एम्पैथी भी हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। सिंपली ड्रॉइंग योर किड्स अटेंशन टू अदर पीपल्स इमोशन ड्यूरिंग एवरीडे इनकाउंटर्स, यू कैन ओपन अप अ होल न्यू लेवल्स ऑफ कंपैशन इन विद देम। अच्छा, अगर हमारे घर में किसी ने गुस्सा कर दिया है, तब भी जरूरी नहीं कि हम उससे बच्चे को बददिली करें। हम कहते हैं देखो इनको गुस्सा आ रहा था ना, जैसे पापा ने कर दिया है किसी और ने, तो देखो बहुत गुस्से में थे ना, तो कोई बात नहीं है, अभी गुस्से में ऐसे कहा है आपको, अब हम पापा को पानी पिलाते हैं, ठीक है, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन ना बहुत काम डाउन वाला रिएक्शन होना चाहिए। अगर हम यही चीज बच्चे को शेम करके और गुस्सा करके बोले जाओ फौरन सॉरी करके आओ, जाओ फौरन ये करो, ये वही हाल है। हम इंगेज करने लगे थे अपस्टेयर्स ब्रेन को, इंगेज कर दिया डाउनस्टेयर्स ब्रेन को, काम और खराब, बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। ठीक है, अब है मोरालिटी। व्हेन किड्स मेक साउंड डिसीजंस व्हाइल कंट्रोलिंग देमसेल्व्स एंड वर्किंग फ्रॉम एम्पैथी एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, दे विल डेवलप एन एक्टिव सेंस ऑफ मोरालिटी। अखलाकियात यहीं से आती हैं। जब बच्चा अच्छे डिसीजंस लेगा, गुस्से के को कंट्रोल करते हुए, उदासी को कंट्रोल करते हुए, और फिर दूसरों के जज्बात का भी ख्याल रखेगा, और अपनी अंडरस्टैंडिंग भी होगी उसको, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, दे विल डेवलप। ये समझे एक पूरा चार्ट है। तो दूसरों के जज्बात का भी ख्याल रखना है, अवेयर होना है कि मेरे अंदर भी क्या चल रहा है। सबसे पहले तो अपने ही आप से अवेयर होना है। सबर आप कब करेंगे, जब आप अवेयर होंगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तभी तो आप गुस्से को कंट्रोल करेंगे। अब हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चों को इसीलिए सिखा देंगे, बच्चों को जब भूख लगी ना, आप उसको एक्सप्रेस करना सिखाएं, मामा मुझे भूख लगी, मामा मुझे नींद आई। अपने आप से बच्चे का अवेयर होना जरूरी है
क्यों? बच्चे को भूख लगी है, आप देखें कि वो जो है ना हर चीज में चिड़चिड़ा हो जाएगा। हालांकि ये एक एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। ये ऐसे क्यूज है, जब बच्चा भूखा होगा, वो आपकी कितना ही वेल इंटीग्रेटेड चाइल्ड हो, कितना ही अच्छा बच्चा हो, अच्छा बच्चा तो खैर नहीं कहना चाहिए, अच्छा और बुरे बच्चे में वैसे भी लेबल नहीं करना चाहिए। बच्चे, अच्छे बच्चे भी जो है ना गलतियां भी कर सकते हैं, अच्छे काम भी कर सकते हैं, और कोई भी बच्चा पूरी तरह से गंदा बच्चा नहीं होता। इसलिए ये जुमला कहने से भी हमें बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। खैर बहरहाल, बैक टू द टॉपिक, कि अपने आप से बच्चे को अवेयर होना चाहिए ताकि वो आपको फौरन एक्सप्रेस कर दे, भाई भूखा हूँ, आके बता दो कि मुझे भूख लगी है। इतना मैनिपुलेट करने की क्या जरूरत है? अच्छा, जब हम नहीं एक्सप्रेस कर पाते ना अपने भूख को या हंगर को, तो एज एन एडल्ट भी हम क्या करते हैं, भूख लगी है और हमने सबके ऊपर हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। असल बात क्या है, खाना नहीं बना था भाई, खाना नहीं मिला था। तो ये वही है भाई, मैनिपुलेट करने की क्या जरूरत है? जो चीज आप फील कर रहे हैं उसको जाकर डायरेक्टली अच्छे तरीके से बोल दीजिए। यही होते जो हमने बच्चों को सिखाते नहीं है ना, वो बड़े होकर भी वो अपने आप से अवेयर नहीं होते। वो दूसरों को अपने दिल की बात या जो फील करे, वो महसूस करे, वो उनको समझाना ही नहीं आता। अब उसका रिएक्शन जो है वो और चीजों में नजर आता है। इसलिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जब मिल जाती है, दूसरों की एम्पैथी दूसरों से मिल जाती है, और फिर कंट्रोल करना आ जाता है, तो ये मिलकर एक बच्चे का मॉरल जो है वो मोरालिटी उसके अंदर सिखाती है। ये सब बातें मैं पीछे बता चुकी हूँ कि कैसे सिखानी है। साउंड डिसीजन मेकिंग किस तरह सिखानी है, सब आपके एक जो है ना एक पूरा चार्ट आप इनको लिख सकते हैं कि मुझे किन किन चीजों पे काम करना है। और अपने ऊपर भी करते हैं साथ साथ, सिर्फ बच्चों को नहीं इन चीजों की जरूरत, मुझे लगता है हम बड़ों को भी खुद इन चीजों की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वी कांट एक्सपेक्ट एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी। ये बात जो है ना, ये सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। इतनी बातें समझने के बाद भी पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं लेकिन हमारा बच्चा ये करता है। फिर मैं कह रही हूँ, अभी डेवलपमेंट उसकी हो रही है। 1 क्लास के बच्चे को 8 क्लास के बच्चे का सिलेबस कितना मर्जी पढ़ा ले, नहीं समझेगा। इसीलिए बच्चा अपनी एज के हिसाब से डेवलप होगा। हम उससे फिर भी एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मैंने अपने बच्चे को कितनी बार बोलती हूँ दिन में, बिस्मिल्लाह उसको प्यार से रिमाइंड कराती रहती हूँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फिर भी मैंने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है कि मुझे उसको फिर बोलना पड़ता है या बिस्मिल्लाह। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत जगह जहां मैंने उसको नहीं बोला, मैंने देखा है कि वो चुपके से कभी कुछ खा रहा है, चुपके से मतलब कि अकेला खड़ा हो कुछ खा रहा है, तो मैंने सुनी है आवाज कि वो खुद से बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है। तो मेरे दिल में जब मैं बार बार रिपीट करता, मेरे दिल में लिटरली ये बात है, कितनी बार इसको मैंने बोला है, लेकिन इसको क्यों नहीं समझ आता। तो भाई हमें भी कोई कितनी बार बोल दे, हम भी भूल जाते हैं। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, इसलिए इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखें। कितने ही आप बड़े हो जाएं, आपसे गुनाह फिर भी हो सकते हैं, आपसे गलतियां फिर भी हो सकती हैं। तो एक इंसान होने का मार्जिन हर एक को मिलना चाहिए, गलत डिसीजन लेने का मार्जिन भी दें। आपका बस ये काम है कि कोशिश करते रहें। ठीक है ना? चलें, अब हम आगे आ जाते हैं। अनदर वे टू एक्सरसाइज दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू ऑफर हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ज्यादा। ये मुझे भी बड़ा मजा आता है काम करने में। अच्छा, व्हेन किड्स ऑफन लव, वुड इट बी ओके टू रन अ रेड लाइट इफ देयर इज एन इमरजेंसी। अब एक माँ, अब बच्चे जो है ना खुश मिजाज बैठे हुए हैं, आराम से बातें कर रहे हैं अपनी अम्मी से, तो मैं जो है ना ये गेम खेलती हूँ अपने बच्चे के साथ भी। मैं उसको ऐसी सिचुएशंस देती हूँ जो हुई नहीं है। अब जैसे इसकी अम्मी ने बोला कि क्या ये बात सही है कि अगर इमरजेंसी हो तो हम रेड लाइट ऑन कर दें। तो अब ये क्या है, आप उसको एक्टिविटी करा रहे हैं, सोचो सोचो, इमरजेंसी हो तो क्या हम रेड लाइट ऑन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इफ अ बुली वाज पिकिंग ऑन समवन एट स्कूल एंड देयर वर नो एडल्ट्स अराउंड, व्हाट वुड यू डू? अगर कोई सारे बच्चे मिलके एक बच्चे को तंग कर रहे हैं और कोई एडल्ट नहीं है, तुम क्या करोगे? और इंतजार करें अपने बच्चे के जवाब का। हर वो चीज जिससे आप डरते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ये करेगा या ये करेगा, या अभी प्रेजेंट सिचुएशंस में भी, तो आप उससे सवाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। या आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को अपने आप से अवेयर करती है कि मुझ पर ये सिचुएशन आए तो मैं क्या करूंगी। या उनके साथ ना गेम खेल सकते हैं। जैसे मैं छोटे छोटे करेक्टर्स या गाड़ियां है ना बेटे की, तो उसको मैं बनाती हूँ कि ये देखो ये आ रहा था और ये रॉक रखी हुई है, ये रॉक से टकराया और ये नीचे गिर गया, उसको गिरा दें। और ना फिर बोले कि देखो ये केयरफुल होके नहीं चला था ना, अब देखो अब ये दूसरा ट्रक आ रहा है, ये उसने ऊपर से होके चला गया, इसने केयरफुली चला गया। फिर मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ अब तुम भी ये, अब आपकी बारी है, अब आप ऐसे करो। अब ये छोटी छोटी एक्टिविटीज या बातें क्या है जो उसके अपस्टेयर्स ब्रेन को एक्सरसाइज करवा रही। तुम क्या डिसीजन ले सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ बातें हैं, लेकिन स्टिल ये बातें उसके अपस्टेयर्स ब्रेन को जगा रही हैं कि तुम ऐसी सिचुएशंस में क्या करोगे।
The point here is to challenge your children to take about how they will act and to consider implications of their decision. सिर्फ challenge करना है अपने अपने बच्चे के brain को. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. स्ट्रेटेजी नंबर 5, मूव इट और लूज इट. स्ट्रेटेजी नंबर 5 क्या है? या तो जो है ना, पहले हमने इससे पहले जो स्ट्रेटेजी पढ़ी वो हमने क्या पढ़ी थी, यूज इट और लूज इट, जिसमें हमने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को यूज करना भी हमने सीखा है. एम्पैथी को कैसे यूज डेवलप करना है, एम्पैथी को यूज करके सिखा के. डिसीजन मेकिंग को कैसे डेवलप करना है, डिसीजन मेकिंग इस्तेमाल करके डिसीजंस लेके उस पार्ट ऑफ ब्रेन को डेवलप करना है. ठीक है, कंट्रोल करके कंट्रोलिंग आएगी. ठीक है, तो ये क्या था, यूज इट और लूज इट. यूज कर लें या फिर जाने दें, नहीं इस्तेमाल करेंगे नहीं डेवलप होगा. अगली स्ट्रेटेजी क्या है, मूव इट और लूज इट. और ये बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है. ऑथर लिखते हैं, रिसर्च हैज शोन दैट बॉडीली मूवमेंट डायरेक्टली अफेक्ट्स द ब्रेन केमिस्ट्री. ठीक है, सो व्हेन वन ऑफ योर चिल्ड्रन लॉस्ट कनेक्शन विद देयर अपस्टेयर्स ब्रेन, अ पावरफुल वे टू रीगेन इट्स बैलेंस इज टू हैव देम मूव हिज बॉडी. अभी लिखते हैं कि रिसर्च ने शो किया है कि जब हमारा ब्रेन जो है ना, आप देखें मैं खुद एज एन एडल्ट जब मैं बहुत जज्बाती कैफियत में चली जाती हूँ, गुस्सा आ रहा है, उदास हो रही है, बच्चा चला जाता है. उन्होंने कहा रिसर्चेस ने ये शो किया है कि अगर आप अपनी बॉडी मूवमेंट करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को बदल के रख देती है. जो इमोशंस आपके अंदर अभी थोड़ी देर पहले थे, सिर्फ अपनी बॉडी की मूवमेंट बदलने से वो इमोशंस जो है ना खत्म हो जाते हैं या उनमें चेंज आ जाता है. अब यहाँ पर फिर वही हदीस याद करें, गुस्से में हमें क्या सिखाया गया है, गुस्सा आए खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ. अब उस वक्त थी ये साइंस, उस वक्त थी ये रिसर्च ब्रेन के बारे में. ये तो सबसे मॉडर्न रिसर्च है ब्रेन के बारे में जो अब जाके पता चली. और यकीन यकीन है, जब मैं पढ़ रही थी ना, मुझे ना अपने आप को मलामत कर रही थी कि कितनी कमी है हमारे अंदर ना अभी भी. हम पूरे शरह सदम कुरान और हदीस से वैसे फायदा उठा ही नहीं रहे, उस शरह सदर के साथ, उस यकीन के साथ जैसा इसका हक है. हम जो है ना बहुत पीछे हैं. इतना खजाना अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है, कितना चाहे तो गौर व फिक्र करके कितनी चीजें जो है ना हम सीख सकते हैं. और यकीनन ये बुक कुछ भी नहीं है कुरान और हदीस के आगे, लेकिन स्टिल मैं बोलूँगी अब जाके लोगों ने इस चीज को स्टडी किया है कि बॉडी मूवमेंट्स हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री पर डायरेक्ट अफेक्ट डालते हैं. अगर आपको गुस्सा आ रहा है, वहां से जहां गुस्सा है ना, उस सिचुएशन से बाहर आ जाए, कमरे से बाहर निकल जाए. आपने देखा होगा कुछ लोगों को जब वो गुस्सा आता है ना, और हम भी एज अ पेरेंट, जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता, हम क्या करते हैं, किचन की सफाई शुरू कर दी या कहीं और कोई भी हम काम करना शुरू करते हैं, तो ये एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि हमारी एनर्जी जो है ना वो किसी और काम में लगती है और हमारी ब्रेन केमिस्ट्री फौरन बदल जाती है. लेकिन आप अगर अपने आप को देखेंगे ना, वहीं खड़े रहेंगे, वहीं बहस करते रहेंगे, तो आप देखेंगे मामला और बिगड़ेगा. इसी तरह बच्चों पे भी गुस्सा आ रहा है ना, वही बात है, कितनी बार ये बात आ चुकी हूँ, बच्चों से ब्रेक ले लें, 2 मिनट दो, वॉक कर लें, पानी पी लें, कुछ और कर लें, कुछ और कुछ भी करें, अपनी बॉडी मूवमेंट चेंज कर लें. ठीक है, आप देखेंगे कि वो एक जो पीक थी ना जज्बात, क्योंकि जज्बात आने जाने वाली चीजें, आप ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में आप कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे, आप ऐसा काम करेंगे जो आपको, जिससे बाद में शर्मिंदगी होगी. और बहुत से पेरेंट्स को, बल्कि बहुत ज्यादा पेरेंट्स यही शिकायत करते हैं कि हम ऐसा करते हैं लेकिन हमें शर्मिंदगी होती है. तो भाई नहीं किया करें, कुछ और करें. मैं यही सोचती हूँ कि जब हमने अपने जो है ना, ऑप्शन रखा ही नहीं है ना कोई, चीखने चिल्लाने के अलावा कोई है ही नहीं, मैंने ऑप्शन ही ये रखा है कि मेरा बच्चा बदतमीजी करेगा, मैं चीखूंगी तो मेरा ब्रेन काम ही नहीं करता. ये वही काम, आपने एक्सरसाइज ही नहीं कराई. माए कहती है ना, बस कोई हल ही नहीं. आप एक्सरसाइज करवाएं अपने ब्रेन को कि नहीं, मुझे चीखना चिल्लाना नहीं है. चीखने चिल्लाने की तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी मैंने बहुत सोचा कि कहीं से कोई दलील निकलती हो कि हम जो है ना चीख सकते हैं, सिर्फ सिवाय ऐसी सिचुएशन के जिसमें कोई बच्चे की या किसी की जान को खतरा हो. वरना जो है वो, बल्कि उल्टा कुरान में क्या कहा गया है कि जो लुकमान थे, उन्होंने अपने बेटे को क्या कहा था, वक्फदुद मिन सौतिक, अपनी आवाज नीची रखो. अपने बेटे को सिखा रहे हैं. तो ये तो एक ऐसा एक्ट है, ऐसा अखलाकियात है जो अपने बच्चों को सिखानी है कि भाई अपनी आवाज नीची रखो, अपनी आवाज नीची रखो. तो हम कैसे सिखाएंगे जब हम खुद ही ये काम करते हैं. कि वो डॉक्टर कंवल एक बार कहते हैं, हम खुद चिल्ला के बच्चे को कहते हैं चिल्लाओ मत. अरे भाई, मतलब इतने जो है वो क्या मैं कहूँ इसको, खुद चिल्ला के बोल रहे हैं कि मत चिल्लाओ. ये कैसा जो है ना मॉडल है. तो हर चीज इसमें फॉल करती है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको जो है ना आप, अब ये ठीक है, इसमें ना एक बच्चे की स्टोरी भी लिखी है इस मूवमेंट में कि एक बच्चा था, काफी बड़ी एज का था, यानी कि
13-14 साल का बच्चा होगा, उसको किसी बात पे गुस्सा आया, होमवर्क नहीं हो रहा था या पता नहीं क्या उसकी फ्रस्ट्रेशन थी, तो उसने क्या किया, वो घर से बाहर चला गया। ठीक है, घर से बाहर चला गया और क्या किया कि ना, थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि तुम क्या हुआ, तुम क्यों गए थे? तो कहता कि मैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला, मैं थोड़ी देर वॉक कर ली या जो भी कर लिया, तो मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। तो वहां से इन्होंने फिर ये रिसर्च बताई इसकी एग्जांपल देके कि जब हम अपनी बॉडी को हिलाते हैं ना, कोई काम करते हैं या कोई अपनी मूवमेंट चेंज करते हैं, तो हमारे जो थोड़ी देर पहले जो हमारे इमोशंस थे वो ठंडे हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, एक किसी ने पूछा है कि जब हम चिल्लाते हैं ना तो बच्चा चुप हो जाता है। मजे की बात यह है, जाहिर सी बात है कि वो टॉर्चर में ही तो आके चुप हो रहा है। डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? डिसिप्लिन का मतलब, डिसिप्लिन मीन्स टू टीच। हम क्या करते हैं, डिसिप्लिन को हम पनिशमेंट बना देते हैं। डिसिप्लिन, पनिशमेंट, पनिश करना नहीं होता बच्चे को किसी, डिसिप्लिन होता है कि आपने उसको सिखाना है। अब आप उसको किसी भी तरीके से सिखाएं। और ये जो लोग नमाज वाली भी जो एक लेते हैं ना कि आप स्मैक कर सकते हैं, जब बच्चा 10 साल का हो और वो नमाज ना पढ़े, आप उससे कता ताल्लुक भी कर सकते हैं। तो मैं सोचती कब है, 10 साल के बाद, जब आपने 10 साल तक अपने बच्चे को बहुत अच्छे से अदब सिखाया है, अखलाक सिखाया है, आपने उससे प्यार मोहब्बत का रिश्ता रखा है। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें ले लें, कितनी ही बार आप देखें सजदा कर रहे हैं, हजरत इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, वो दोनों आते हैं तो सजदा लंबा कर देते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चा आए जरा नमाज पे, उसको देखे चीख चिल्ला के, नहीं हट जाओ हट जाओ हट जाओ, नमाज पढ़िए नहीं जाना। तो फिर जाके फिर जब बच्चे को एक स्मैक भी आप करते हैं ना उस एज में, तो वो बच्चे के लिए ना वाकई होता है कि देखो मेरी माँ है ना, मुझे किसी वजह से ये इस पे करे, तब उसकी रीजनिंग, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हद तक डेवलप हो चुकी होती है। हमें क्या करते हैं, हम बच्चों को कंट्रोल कराते हैं, चीखते हैं चिल्लाते हैं, वो कंट्रोल हो जाते हैं, हमें लगता है वाह, काम तो बहुत आसान है, चीख चिल्ला के ही करवाओ। फिर कामली रिस्पॉन्ड करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसको एक्सरसाइज करना, लेकिन इसके फल बहुत अच्छे हैं। आप ये बात मानना चाहते हैं, माने, नहीं मानना चाहते आप, अपनी आप वही चीज कंटिन्यू रखें, उसको नुकसान आप खुद उठाएंगे। ये बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि वाकई मैं तकलीफ समझ सकती हूँ कि नहीं सुनते बच्चे। एक तो नंबर में बच्चे अट्यून ही हो चुके हैं, आपने बच्चों पे चिल्ला चिल्ला के अब वो आपकी नॉर्मल बात सुनेंगे ही नहीं जब तक आप नहीं चिल्लाएंगे। इसके लिए तो मजीद काम डाउन होना पड़ेगा, मजीद रिलैक्स होना पड़ेगा। मैं जो ये बातें कर रही हूँ, क्या मुझे गुस्सा नहीं आता? बहुत सारी ऐसी चीजें, यकीन करें दिल वाकई ही करता है कि जो है ना, एक लगा दो वाकई बच्चे को, लेकिन नहीं। जब ये पता है ना कि इसके बुरे असरात हैं, इसका खमियाजा जो है मुझे खुद भुगतना पड़ेगा, तो वहीं रुक जाते हैं, नहीं करना ये काम, नहीं करना। तो अब मर्जी है, अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, पहली बात आ चुकी है, ये रिसर्च ऑलरेडी ये चीज शो कर चुकी है, हमारा ब्रेन पूरी तरह से मोल्ड हो सकता है, हम एक बिल्कुल नए इंसान बन सकते हैं। अपने ब्रेन को एक्सपीरियंसेस देने की जरूरत है। आप भी अपने लिए चैलेंज रख लें, मेरा बेटा अगर ये कर रहा है ना, मैं भी फिर अपने आप को चैलेंज देती हूँ, मैं भी अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करूंगी, जितना काम डाउन में रह सकती हूँ ना जिस हद तक, उस हद तक मैं भी रह के दिखाऊंगी। और मुझे गुस्सा आएगा ना, तो मैं उस गुस्से को जाके कमरे में कुछ भी बातें अपने आप से कर लूं, लेकिन मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पे नहीं उतारूंगी। कितना ही बच्चा नहीं सुनना, ना सुने, बच्चा है। आप कौन सा कोई जो है ना, अजान होती है, मुझे ये बता दें, सबको पता है अव्वल वक्त में पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह से बढ़कर किसकी बात इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन फिर भी हम बहुत दफा डिले करते हैं। कौन है जो एक अजान होते ही हर नमाज सबसे पहले अव्वल वक्त में पढ़ लेते हैं? लेकिन हम चाहते हैं अपने बच्चों को बुलाए, फौरन आए, 2 दफा कह दिया बात सुन ली, नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा। वो अपने डिसीजंस भी लेंगे, अपनी मर्जी का इजहार भी करेंगे। काम डाउन आपको रहना, और आपके चीखने चिल्लाने से उनकी ये आदत, उनकी ये चीज बदल नहीं जाएगी। हाँ, एक एज होगी जब वो कुरान पढ़ेंगे, समझेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने वालिदैन से अच्छा ताल्लुक कैसे रखना है, तब वो माइंडफुल हो के आपकी फर्मा बरदारी करेंगे। वही तो असल रिक्वायरमेंट है डिसिप्लिन के। बच्चा जो है अपनी समझ के उस काम को करे जो वो कर रहा है। अथॉरिटी में इस तरह जो है ना, ये चीखना चिल्लाना करके तो आप बच्चे से कितनी बातें मनवा सकते हैं, लेकिन उसका तो उसमें हशर नशर हो ही जाएगा ना बच्चे का। उसका मतलब वो अपने तो फिर कुछ नहीं इजहार कर सकता अगर उसने हमेशा आपकी ही सुननी है। अब हम आते हैं, मेमोरी की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मजे की बात यह है कि ये मैंने भी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है। तो
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी, और मेमोरी किस तरह हमारे बच्चों के ऊपर अफेक्ट करती है। इसमें एक ना जुमला लिखा हुआ है, आज मुझे पता है बहुत सारी चीजें समझने के लिए तो आपको अगर कोई चीज नहीं आए स्किप कर लें तो आप बाद में रिकॉर्डिंग से ये चीजें सुन लीजिएगा, लेकिन चूंकि आज आखिरी सेशन है, हमारे पास टाइम भी इतना नहीं है, लेट भी स्टार्ट हुआ था, तो मुझे ये आज टॉपिक कवर करने ही करने हैं इंशाल्लाह। मेमोरी, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। ये जो आपको लाल रंग की तस्वीर दिख रही है, ये हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन की एक छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है, इलस्ट्रेशन है। ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं। इसकी मिसाल मैंने आपको ऐसे दी थी, आप अपने बच्चे को कहीं लेके गए स्विमिंग के लिए और आपने फिर उसको चॉकलेट दी, ये दो कनेक्शन बन गए, स्विमिंग का, चॉकलेट मिली, चॉकलेट के बाद ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। ये बातें उस बच्चे का फिजिकल स्ट्रक्चर बना रही हैं, मेरे बच्चे के ब्रेन का। और आपको पता है यही एक्सपीरियंसेस, कहीं ये कांटा, जब ये बातें रिपीट नहीं होंगी ना, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग पे ले जाना छोड़ दिया माँ ने, ठीक है, क्या हुआ, ये कनेक्शन यहाँ से टूट जाएगा, नया कनेक्शन बनेगा, नया कनेक्शन, नया। अब क्या हो रहा है, आपके बच्चे के ब्रेन का पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर, पूरी फिजिकल शेप भी चेंज हो रही है। तो यानी कि मैं अपने बच्चे के ब्रेन को फिजिकली मैं शेप दे सकती हूँ, अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी रखी है। ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है पेरेंटिंग का। आपके बच्चे का जहन कैसा है वो आप बताएंगी, आपके एक्सपीरियंसेस। इसीलिए हदीस में क्या आता है कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, ठीक है। ये उसके वालिदैन होते हैं जो उसे यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं। कुछ भी बना सकते हैं आप अपने बच्चे को जो आप हैं। मैं तो कहती हूँ कितना बड़ा इम्पैक्ट है पेरेंटिंग का, अल्लाह माफ करे, कि एक बच्चे का पूरा रिलीजन, पूरी आखिरत डिपेंड करती है उसके पेरेंट्स कैसे हैं। पूरा अखलाक आदाब डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स ने उसको क्या एक्सपीरियंस दिए हैं। अब हम आते हैं मेमोरी पर, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर। इससे आप अपनी अहमियत को समझ लीजिए। अब तो आपको ये करना ही पड़ेगा, यानी कि वो है ना कि बच्चे कोई ऐसा वो थोड़ी है कि चीज के पैदा किया और बस उनको उनके हाल पे छोड़ दो। एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है जिसको आपने अदा करना है, जिसकी जिम्मेदारी। इतना हम उनसे प्यार करते हैं, और जो है आ, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, और हम उनको इतना जो है ना देखते हैं। रिजल्ट के बारे में मैंने क्या बताया, रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। हमने इस पर कोशिश करनी है अपनी भरपूर कि हम उनको अच्छा अखलाक, अच्छे आदाब सिखा सकें। लेकिन एंड रिजल्ट जो है ना, मैं हम अब ये नहीं कह रहे कि इसकी वजह से बच्चा जो है ना पूरा का पूरा बहुत एक अच्छा इंसान बन जाएगा। एक चीज तकदीर भी है जो अल्लाह ताला ने लिखी है, लेकिन वो उस तकदीर का इल्म किसको है? अल्लाह ताला को है। हम अपनी कोशिश करेंगे लेकिन अपना भरोसा हम अल्लाह ताला पे रखेंगे, ठीक है। हम जो है ये एक्सपीरियंसेस देना और उनको सिखाना, ये सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी हैं। लेकिन बाकी अल्लाह ताला की तकदीर है जो अल्लाह ताला ने लिखी है, और हमारी दुआएं हैं वो हमारे बच्चों को में बहुत सारी चेंजेस, बहरहाल उनका भी हाथ है, ठीक है। अब हम आते हैं मेमोरी पर। मेमोरी भी हमारी दो तरह की होती है, इम्प्लिसिट मेमोरी एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरीज के बारे में आता है, वो इम्प्लिसिट मेमोरीज क्या होती हैं? ऐसी मेमोरीज जो जिनके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि जैसे अगर माँ ने अपने बच्चे का डायपर चेंज करना है, तो आपको उस पे के लिए शऊरी तौर पे जो है ना सोचने की जरूरत नहीं कि मैं अब ऐसे पैम्पर लेके आऊंगी फिर वॉश करूंगी। नहीं, आपने उस चीज को इतना एक्सपीरियंस कर लिया कि आप काम वो मेमोरी से ही कर रहे हैं, लेकिन आप उसको शऊरी तौर पे नहीं सोच रहे। तो इम्प्लिसिट मेमोरीज जो है ना, माँ की रूटीन, माँ क्या सुनती है, क्या बोलती है, ये सब बिगिन फॉर्मिंग व्हेन वी आर नॉट इवन बोर्न। ये हमारी पैदाइश से पहले जो है वो हमारे ऊपर इनका असर होता है। और इसके बारे में आपने सुनी होगी कि अगर इसका जब वो डैनियल जे सीगल जो है, इन्होंने एक्सपीरियंस कैसे किया था कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को एक जो है वो सॉन्ग वो सुनाते थे, जिसपे जो है वो, और उन्होंने फिर जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने उसका टेस्ट किस तरह किया कि उन्होंने जो टेस्ट करने आए थे उन्होंने उनको बताया नहीं कि मैं इसको कौन सा सॉन्ग सुनाता था। उन्होंने 3-4 सॉन्ग दिए कि आप इनको प्ले करें, और फिर उस बच्चे को देखा गया। तो जो भी जिस तरह भी उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने देखा कि वो सॉन्ग जो माँ को प्रेगनेंसी में वो सुनाते थे, उस पे उन्होंने देखा कि बच्चे के प्यूपल्स डायलेट हो रहे हैं, और उसके चेहरे से उस वो उसका रिस्पॉन्स उस पे चेंज हो रहा है, वो एक्साइटेड हो रहा है।
तो उससे, और मतलब ये पूरी कोई ऐसे ही रिसर्च नहीं होती, इसको पूरे प्रॉपर तरीके से इसको सर्च किया जाता है ब्रेन को स्टडी करने के लिए, या जो भी चेंजेस हमारे माइंड में हो रहे हैं उसके लिए खास जो है वो इक्विपमेंट्स होते हैं। तो उन्होंने उस तरीके से मालूम किया कि देखो ये इसका मतलब ये इम्प्लिसिट मेमोरी में ये साउंड, ये चीजें मौजूद थी। तो इससे हमें पता चलता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो एक हम जिसे कहते हैं ना, एक ऐसी मेमोरी में हमारे बच्चों के जहन में सेव होता जा रहा है। इसीलिए जो न्यूरल कनेक्शंस भी बने हुए हैं ना, तो इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हम शऊरी तौर पे करते हैं, और बहुत ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं और वो हमारे ब्रेन में कनेक्शंस बनाती ही जा रही हैं, और उनका रिजल्ट जो है वो हमारे बिहेवियर में नजर आता है। ठीक है। अब इन्होंने इस बात को यहाँ पर क्यों जिक्र किया है, इसका मैं एक खुलासा कर देती हूँ। उन्होंने ये जिक्र किया है कि ये मेमोरी का इस वजह से, उन्होंने कहा इन्होंने एक एग्जांपल दी कि एक बच्चा है, और क्या होता है कि उसकी क्लास में उसके टीचर उसको किसी भी सब्जेक्ट के, फॉर एग्जांपल मैथ के टीचर ले लें, कि उसके मैथ के टीचर जो है ना वो उसको बहुत स्ट्रिक्ट मिले हैं। अब क्या होता है कि उन्होंने कहा है कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसा बच्चा जिसको इतना स्ट्रिक्ट टीचर मिला हो और वो उसको हर बात पे उसको जलील ही करता हो, तो वो बच्चा उससे ये बात अखज़ कर लेगा कि मुझे मैथ्स आती ही नहीं है, ठीक है, और मैं मैथ्स कर ही नहीं सकता। हालांकि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि कनेक्शंस हम खुद बना सकते हैं अपने ब्रेन के। अल्लाह ताला ने ये स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन में रख दिया है, लेकिन इनको जो फायर होता है ना, स्पार्क जो होता है, वो एक्सपीरियंसेस इनको स्पार्क करते हैं। ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि बच्चे को बुरा एक्सपीरियंस मिला, अब हो सकता है कि वो बच्चा, उसने ये अखज़ कर लिया कि नहीं मुझे मैथ्स आती ही नहीं है, उसको यही जुमला बोला गया कि तुम कर ही नहीं सकते, तो उसके माइंड ने ऐसा ही कनेक्शन बना लिया कि मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, हालांकि अल्लाह ताला ने उसके जहन में एबिलिटी रखी थी, वो कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। ठीक है। और उसको फिर क्या हुआ कि वो फिर उसने सोचा कि मैं फ्यूचर में कभी ये काम कर ही नहीं सकता, और हालांकि उसके अंदर एबिलिटी थी, लेकिन अब वो पूरी लाइफ के लिए इल्ला है कि उसको कोई मोटिवेट करे और दोबारा उस चीज को शऊरी तौर पे उस चीज को जगाए। लेकिन उन्होंने बताया कि एक मेमोरी ऐसे आपकी लाइफ पे असरअंदाज होती है, एक बैड टीचर या एक बैड एक्सपीरियंस। अच्छा, अब ये इसमें होता है कि बच्चे बाज औक़ात याद भी नहीं रखते कि हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है। अब हमारे साथ बचपन से कितनी भी चीज़ों के बारे में कैसा एक्सपीरियंस हो रहा हो, लेकिन उनका जो बिहेवियर में हमारे उनकी जो है ना असरात नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी बड़े को देखा होगा कि अगर कोई बात ऐसी हुई नहीं, किसी ने चीखना-चिल्लाना नहीं किया, कोई सिंपल सी बात हो रही थी, एक बंदा बीच में बैठा हुआ बिला वजह का ट्रिगर हो गया। उसने चीखना-चिल्लाना शुरू, तुम लोग ऐसे कर रहे हो, तुम लोग वैसे कर रहे हो। अब ये क्या था? उसकी एक इम्प्लिसिट मेमोरी थी उस बात से रिलेटेड जो उसके माइंड में थी, जिसने जैसे ही वो बात हुई उसने उसको स्पार्क किया और वो भड़कने लग गया। अब बात ये कि प्रेज़ेंट में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, लेकिन पुरानी इम्प्लिसिट मेमोरी का असर उसके प्रेज़ेंट बिहेवियर्स में मौजूद है। ठीक है? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों से बातचीत करना। ये फिर वही बात आती है, उनसे बातचीत करना, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछना। इसकी एक मिसाल इन्होंने ये दी है कि एक बच्चे को उसकी माँ स्विमिंग के लिए भेजती है, लेकिन वो बहुत ही बुरा और बोरिंग उसको लग रहा होता है स्विमिंग पे जाना। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों नहीं, तुम्हारा दिल करता? क्या तुमने कभी कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है स्विमिंग का, या कभी कोई ऐसी बात जिस वजह से तुम्हें स्विमिंग करना? तो उसने बताया कि हाँ, जो पहले मैं जिन स्विमिंग क्लास में जाता था ना, वो टीचर मुझे बस बोल के कि तुमने, मैं तुम्हें डबोऊंगी, तुमने डाइव करनी है, तो वो उसको पानी के अंदर डबो दे रही, जिसकी वजह से उसके दिल में खौफ और ऐसे जो है ना चीजें उसने एक्सपीरियंस की। अब क्या होता है कि वो अपनी मामा को बताते हैं कि मुझे लगता है मेरे पेट में ना बटरफ्लाईज हैं, जैसे खौफ के वक्त हमारे हमें महसूस होता है। तो उसकी मामा कहती है लेट्स किल दोज बटरफ्लाईज। तो वो उससे बात करती है और उससे बोलती है कि लेकिन अब तो तुम बड़े हो चुके हो, देखो तुम्हारी वो टीचर भी नहीं है और उस वक्त तुम छोटे थे और अब उन्होंने ऐसा किया, लेकिन अब तुम्हारे लिए स्विमिंग एक नया एक्सपीरियंस है, तो अब तुम इसको नए तरीके से एंजॉय कर सकते हो ना। तो उसने उससे बातचीत करके उन्होंने कहा कि हमें अपनी इम्प्लिसिट मेमोरीज को, यानी कि लाशऊरी मेमोरी जिसका बिहेवियर में हमें चेंज नजर आ रहा है, उसको हमने एक्सप्लिसिट बनाना है। इसकी मिसाल जो है ना, मैंने अपने बच्चे में इस तरह देखी कि उसको नहलाया, अब उसकी आँखों में शैम्पू चला गया या क्या हुआ व्हाटएवर, उसके उसको दर्द हुआ, जलन हुई। अब क्या हुआ, अब ये उसकी मेमोरी में एक ऐसी बात थी कि मैं नहलाया मेरी अम्मी ने मुझे, तो मुझे मेरी आँखों में इतना दर्द हुआ। अब उसने ये उससे खुद ही वो कर लिया कि नहीं मैं नहाऊँगा ही नहीं। अब वो नहाने से इतना भागता कि जैसे ही
बोलो भाई नहाना नहीं, वो पूरे घर में उसने नहीं नहाना। ठीक है, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता बातचीत करके मैंने उसको इतना तो आमादा किया कि वो नहाने के लिए ठीक है आ गया। अब सर नहीं धुलवाना, सर धुलवाने में इतना रोना। अब बड़े क्या बोलते हैं, लेके जाओ रोज नहलाओ, सर पे पानी डालो, खत्म, बच्चे ने नहा लिया, 1 मिनट में गेम खत्म। लेकिन इसका ये हल नहीं था। उसको एक चीज, वो इसका जो बिहेवियर था वो किस वजह से था, उसकी किसी मेमोरी की वजह से, एक बैड एक्सपीरियंस था जो जिससे उसकी बिहेवियर में ये चेंज मुझे नजर आया। तो मैंने भी यही किया कि उससे बातचीत की कि आपको यहाँ कैसा लगता है जब मैं पानी डालती हूँ, मुझे दर्द, उसने वो खुद बोला मेरी आईज में दर्द होता है। हालांकि छोटा सा बच्चा, लेकिन उन दे नो हाउ टू एक्सप्रेस ना। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप अपना सर ऊपर करोगे, मैं बहुत हल्का सा सर पे पानी डालूंगी। उसने डलवाया लेकिन फिर भी रो रहा था, रोए जा रहा था। 1-2 दफा ऐसा, 2-3-4-5 दफा, अब अल्लाह का शुक्र है इंटीग्रेशन के जरिए उसका ये जो एक खौफ था वो बिल्कुल खत्म हो गया बातचीत करने के जरिए। तो मेमोरीज जो हैं या ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे बच्चों की लाइफ में इस तरह असरअंदाज होते हैं, इसलिए हमारे ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि हम उनके उनके टीचर्स पे, एक तो जो है ना खास तौर पे हम उनके स्कूल स्कूल इस वजह से देखें कितना इम्पोर्टेंट है। हमें क्या पता हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके टीचर उससे उसको कैसी बातें बोलते हैं, कैसी अफर्मेशन उसको दे रहे हैं, उसके दोस्त कैसे हैं, हमें नहीं पता कुछ भी। तो जब तक आप अपने बच्चे से बातचीत नहीं करेंगे आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि उस वो क्या कुछ कर रहा है। ठीक है, उसके जहन में क्या चल रहा है, उसको किन चीजों से ओवरकम करने की जरूरत है, जिसमें आपको उसकी हेल्प करनी है, और ये एक माँ ही कर सकती है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इसमें लिखा रिमेम्बर टू रिमेम्बर, याद करवाएं बच्चों से, उनकी स्टोरी सुने। तुम फार्म हाउस गए थे, किसी ने उसको मारा है या कोई पिटाई की है या कोई भी चीज है, जैसे हमने शुरू में किया वो वाली स्टोरी पढ़ी थी, तो उसकी माँ ने उससे इंटीग्रेट किया था ना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो इस तरह बच्चों से उनकी स्टोरीज सुने, उनके साथ क्या गुजरी, उन्होंने किसी के बारे में क्या सोचा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 8, लेट द क्लाउड्स ऑफ इमोशंस रोल बाय। और स्ट्रेटेजी नंबर 9, पेइंग अटेंशन टू व्हाट्स गोइंग इन आवर माइंड। ये दोनों चीजें जो है ना बहुत आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखती हैं। अच्छा, बच्चों को अब ये भी सिखाया जाए कि ये जो इमोशंस है ना ये हमेशा रहने वाले तो है नहीं। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है थोड़ी देर के लिए आ रहा है, मुझे पता है कि तुम उदास हो, लेकिन अच्छा हमें कि जैसे बच्चे को अपने भाई पे गुस्सा आया है तो हम उसको क्या बता सकते हैं। उस इसमें एक एग्जांपल दी हुई थी कि देखो मुझे पता है कि आपको इस पे गुस्सा है कि उसने आपसे लिया, आप कल उसके साथ खेल भी तो रहे थे ना भाई के साथ, उसने आपका कितना ख्याल रखा था। बच्चों की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना कि जो नेगेटिव पहलू हैं उनके अच्छे पहलू भी मौजूद हैं। इसकी मिसाल इन्होंने जो है वो एक एक मिनट बोल रही नहीं है। ठीक है, उस इसकी मिसाल इन्होंने ना एक व्हील की तरह दी है। जैसे एक व्हील होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट लाइंस होती हैं, एक रिम जो होता है। तो उन्होंने कहा है कि हमारे जहन में भी ना बहुत सारी चीजें एक साथ काम कर रही होती हैं। हमारी बॉडी सेंसेशंस कुछ और होती हैं, गुस्सा आ रहा है हम फील कुछ और कर रहे हैं, इमेजेस क्रिएट हो रही हैं हमारे माइंड में, हम फील कुछ और कर रहे हैं, थॉट्स कुछ और चल रही हैं। तो उन्होंने कहा है कि इतनी सारी चीजें हमारे बच्चे के जहन में एक वक्त में काम होती है, हमारा एज अ पेरेंट क्या है कि हम उसका फोकस शिफ्ट करवा दें। इसी इसमें एक स्टोरी लिखी थी, एक माँ ने अपने बच्चा बहुत परेशान था किसी बात पे, तो उसने उसको ना एक दिया, वो देखो बुक रैक में ना एक बुक पड़ी हुई है। फिर उसने कहा वो देखो पंखे की सीलिंग कैसी है। फिर उसने उसको बोला वो देखो लाइट कैसी है। अब ये उसको क्या सिखा रही थी, उसको बता रही थी कि देखो हम किस तरह एक चीज से पूरा फोकस दूसरी चीज पे ले आते हैं। अब वो चीजें कमरे में मौजूद है लेकिन हमने किया कि अपना फोकस चेंज किया है। तो यही हाल हमारा भी होता है कि बच्चे कभी कभार एक चीज पे फोकस करके दुखी होके बैठ जाते हैं कि बस अब यही गुस्सा तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा, ये उदासी तो नहीं। हम उनका फोकस शिफ्ट करवा सकते हैं दूसरी चीजों पे। जैसे एक मिसाल ये थी कि एक बच्चे को उसके पापा मना कर रहे थे कि कहीं किसी जगह जाने से, तो अब उसके और उसको ये बोल रहे थे कि तुम्हें नेक्स्ट वीकेंड पे लेके जाऊंगा, हम इस वीकेंड पे हम नहीं जा सकते। तो उसके माँ ने जो वो उससे एक्टिविटी की कि उसको ये उनके सामने कोई चीज थी, उनकी विंड स्क्रीन थी जिसपे बहुत सारे निशानात थे। तो उसने बोला कि ये देखो मुझे पता है ये तुम ये सोच रहे हो, ये तुम ये सोच रहे हो, ये तुम ये सोच रहे हो, लेकिन उतना ही बिलीव तुम्हें तुम्हारे अब्बू की बात पे भी है कि वो तुम्हें नेक्स्ट वीकेंड पे ले जाएंगे। तो ये भी एक छोटी सी एक्टिविटी है कि उनके इस व्हील को जो है ना उनको फोकस सिखाते रहना कि आप जो है वो पॉजिटिव चीजों पर भी फोकस करें। इसमें एक और इन्होंने एक बच्ची की मिसाल लिखी हुई थी कि एक बच्ची जब अपने आप को शीशे में खड़ी होके क्या कहती है कि देखो मेरे माथे पे कितना सन बर्न हो गया। फिर वो दोबारा पलटती है और अपने आप को शीशे में देख के कहती है इट्स ओके, हम कभी कभी सनस्क्रीन भूल भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सबसे मिस्टेक हो जाती है। तो यानी कि
एक मिनट पहले आप किसी बात से क्या फील कर रहे थे, लेकिन दूसरी की बात, ये चीज हम अपने बच्चों को मॉडल करके भी सिखा सकते हैं कि सोचने का फोकस जो है, शिफ्ट अपनी बदल देना। ऐसे सोच सकते हो तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो, इसको हम पॉजिटिव अफर्मेशन हम कह सकते हैं। अब है इसमें एक बहुत ही मेन टॉपिक प्लेफुल पेरेंटिंग के बारे में, कि ये जो क्लाउड्स ऑफ इमोशंस है ना, इसका ताल्लुक मूव इट और लूज इट से भी है। कि मूव इट यानी कि अपनी बॉडी को जिन करने से, एक बच्चा कपड़े नहीं बदल रहा, वो बहुत भाग रहा है अपनी माँ से, तो माँ क्या करती है, चलो मैं एक गेम खेलती हूँ, और उसको एक गेम में लगाती है, देखो मैं तुम्हें पकड़ूंगी और देखते हैं ये करते हैं वॉट एवर। मैं उसको स्टोरी मैंने भी खोली नहीं है, लेकिन वो खेलते खेलते वो उसको कपड़े पहना देती है। अब हमारा एक ये भी है कि हम ना हर चीज में बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। अब इन्होंने प्लेफुल पेरेंटिंग क्यों लिखा है? प्लेफुल पेरेंटिंग इसमें आ जाता है कि एक बच्चा जो है ना, इसको इन्होंने हर उस चीज के खुलासे में कवर किया है कि वो बच्चे जो बहुत शाय हैं, या दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखते, बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, अपने माँ बाप का भी ख्याल नहीं करते। आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो, यानी कि खासतौर पर जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम भी ज्यादा होता है, तो वो भी क्या करते हैं, हर चीज में चिड़चिड़े। अब उनका हल क्या है? डोपामीन। उनके ब्रेन में एक ऐसा केमिकल रिलीज हो रहा है, डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो आपको प्लेजर के वक्त आपका ब्रेन रिलीज करता है। अब बच्चा अगर कोई ऐसी वीडियो देख रहा है स्क्रीन पे जो कि बहुत ही अपीलिंग है, तो उसका माइंड जो है ना, उसको मजा आ रहा है, ठीक है, उसका माइंड एक केमिकल रिलीज करता है डोपामीन के नाम का। अब उससे वो डोपामीन जैसे रिलीज होता है ना, आप फिजिकली बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं, ठीक है। जब आप अपने बच्चे से मोबाइल छीनते हैं, अब क्या होता है, वो फीलिंग, वो फौरन केमिकल जो है ना उसका खत्म हो जाता है बनना, और उस जो है ना वो प्लेजर से एक और फ्रस्ट्रेशन की स्टेट में चला जाता है। इसीलिए आपने देखा, एडिक्शन इसी को कहते हैं। किसी भी चीज की एडिक्शन जो है वो डोपामीन को रिलीज करती है। इसी तरह ये जो सोशल मीडिया, इसके लाइक्स मिलना, अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलना, ये भी हमारे ब्रेन में डोपामीन की तरह ही काम करते हैं। फिर हम चाहते हैं और लोग लाइक करें, और लोग शेयर करें, और लोग हमारी तारीफ करें। तारीफ भी इसी तरह काम करती है, हर चीज की एडिक्शन हो जाती है। तो वो कहते हैं कि ये जो प्लेफुल पेरेंट, लेकिन इस एडिक्शन को हम पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेफुल पेरेंटिंग के जरिए। अगर आपका बच्चा किसी की बात नहीं, डोपामीन तो रिलीज होगा अगर हमारे बच्चे को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, खुशी मिलेगी। आप अपने बच्चों के साथ खुशी से खेलें। वो कहते हैं कि जैसे एक बच्ची ना जोर जोर से अपनी माँ को बाथ टब में कह रही है, मुझे पापा ही पानी डालेंगे, पापा ही पानी डालेंगे, तो उसकी मामा क्या करती है, फौरन अपनी आवाज बदलती है, आई एम योर डैड एंड आई एम हेयर। तो वो क्या होता है, वो एकदम से एक स्ट्रेस्ड मोमेंट जो है ना, एक हैप्पी मोमेंट बन जाता है। आप थोड़ा सा खेलें बच्चों के साथ, थोड़ा सा एक्टिंग करके, थोड़ी सी जो है ना एक प्ले प्ले करें, अपने बच्चों के साथ खेलें। हम खेलते भी नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि एक बच्चा जो हर वक्त कमांड एंड डिमांड ही सुन रहा है, उसका अपने माँ बाप से सिर्फ इतना ही कनेक्शन है कि उसकी माँ उसको हर वक्त या टोकती रहती है, उससे कोई डिमांड करती रहती है, तो वो उसको तो आपकी कंपनी भाई बहुत बोरिंग लगेगी। आपको थोड़ा सा स्टेप आउट करना है कि मैं अपने बच्चे की खुशी में भी उसका साथ दूं। जो जिन टॉयज में आपके बच्चे को इंटरेस्ट है, आप उसके साथ बैठ के खेलें, वो देखिए वो और चाहेगा आप उसके साथ खेलें, फिर और चाहेगा। यानी रिलेशनशिप, जब बच्चा अच्छे रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा, फिर आता है कि ऐसे ही बच्चे जो रिलेशनशिप्स अच्छे एक्सपीरियंस नहीं करते, वो फिर इंट्रोवर्ट बनते चले जाते हैं। ये एक फिर बिहेवियर में उनके चेंज आता है। उनको रिलेशनशिप जब इंजॉय नहीं करे, तो इनको इंजॉय नहीं कर, आप देखेंगे कोई ऐसी फैमिली होती है ना, इसमें सब बहुत कम बोलते हैं या बातचीत ही नहीं करते, वो फैमिली बहुत बोरिंग होती है। उनके बच्चे फिर कहीं और, उन्होंने जो है ना ध्यान लगाया हुआ है, कुछ और कामों में लगे हुए हैं बच्चे, कि बच्चे कहाँ जाएं, उनको कुछ तो एंजॉय करना है। तो बेटर यही है कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ एंजॉय करें, अपने बहन भाइयों के साथ आप सब मिलके कोई गेम्स खेल सकते हैं, कोई एक्टिविटी। आजकल यूट्यूब और इंटरनेट भरा पड़ा है, घर में इंडोर एक्टिविटीज आप रखिए, ताकि आपका बच्चे को आपसे प्लेजर मिले, आपके बच्चे को आपसे खुशी मिले। फिर उसके लिए रिलेशनशिप्स मैटर करेंगे, कि हाँ ये मेरी माँ, कनेक्शन भी ऐसे ही बनता है। आप किसी को जब सिर्फ कमांड और डिमांड ही दे रहे हैं, तो फिर आप ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी हर तरह से फर्माबरदारी भी करे। हमारे बड़े हैं या छोटे हैं, बच्चों के साथ बैठना, उनके साथ जो है ना सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होना चाहिए, उसको कोई जोक्स करने की कोशिश करनी चाहिए कि अगले को हंसा दें, अगले के जो है ना एक उदास मोमेंट को अच्छा बना दें। तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है बच्चे को। अब मैं वो करने की, द होल ब्रेन चाइल्ड बनाने की, कितनी सारी चीजें हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज पढ़ ली। कनेक्ट विद द राइट, ये मैं आपको एक खुलासा कर रही हूँ एंड में,
कनेक्शन कैसे पैदा करना, टच से, टोन ऑफ वॉइस अच्छी रख के, फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे रखेंगे, एम्पैथी, नरम मिजाजी और पॉजिंग। ये सारी चीजें बच्चे से आपको कनेक्ट करती हैं, किसी बड़े से भी आपको यही चीजें कनेक्ट करती हैं। फिर बच्चे ने जब आपसे कनेक्ट हो गया तो उसको रीडायरेक्ट कैसे करना है, उसको सॉल्यूशंस दे सकते हैं, वर्ड्स यूज कर सकते हैं एक्सप्रेस करने के लिए कि वो क्या फील कर रहा है, प्लानिंग कर सकते हैं, उसके मसले मसाइल है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और बाउंड्री सेट कर सकते हैं। लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू योर किड्स स्टोरीज। अच्छा, किड्स स्टोरी सुन के क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन फैक्ट्स और फीलिंग्स जो है वो एक साथ मिलके काम करती हैं। बच्चे 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 बहुत सारी चीजें सीखते हैं कि हम इस एक्सपीरियंस से कोई भी चीज सीखेंगे कब, जब हम उनको स्टोरी सुनेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है। मेक श्योर यू आर हेल्पिंग योर चाइल्ड डेवलप अपस्टेयर्स ब्रेन। ये कैसे होगा, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। डाउन स्टेयर्स ब्रेन ये सारे काम करता है, अपस्टेयर्स ब्रेन कैसे करेंगे, साउंड डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, बैलेंसिंग इमोशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी और मोरालिटी। ये सब बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये टेंट्रम्स के बारे में भी हम, इसमें भी इन्होंने ये लिखा हुआ है कि रिफ्यूजल टू डू होमवर्क। बच्चा अगर होमवर्क करने से मना कर रहा है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसके ऊपर क्या लेबल लगाते हैं, लेजी है, बहुत अपनी मनमानी करने लग गया है, इसको कोई ख्याल ही नहीं है स्कूल का, इंतहाई दर्जे का इररिस्पॉन्सिबल बच्चा है। तो कहते हैं इस चार्ट को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हो सकता है उसको उसकी किसी टीचर ने शेम किया उसकी मिस्टेक्स पे, तो ही लॉस्ट हिज बिलीव इन द एबिलिटीज। उसका अपनी एबिलिटीज पे से बिलीव ही खत्म हो गया, ऐसा होता है। अमाउंट ऑफ होमवर्क फील्स ओवरवेलमिंग। इतना होमवर्क है कि वो बहुत ओवरवेलम्ड हो गया है, उसका एमेगडुलर ट्रिगर हो गया है, इसलिए अब उससे कोई काम नहीं हो रहा। बच्चा भूखा है या टायर्ड है जब भी वो अपना होमवर्क नहीं कर पा रहा। ओल्डर ब्रदर एक्सेल्स एट स्कूल। उसका बड़ा भाई बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया, अब उस पर प्रेशर है। तो कोई भी काम ना करने की जरूरी नहीं है कि हर बार हम अपने बच्चों पे ये लेबल्स ही लगाएं, हम उससे बढ़कर भी हम कुछ चीजें सोच सकते हैं। और उनको दूसरी उनकी, जिस तरह हम अपने बच्चों को कहें ना कि अपने रिम व्हील पे जो है वो कहीं और फोकस शिफ्ट करो, तो ऐसा ही हमें अपने बच्चों के लिए भी करना है। बहुत सारी दूसरी पॉसिबिलिटीज भी तो हो सकती हैं कि जिसकी वजह से जो है ना वो परेशान है या वो काम नहीं कर रहा, उनके बारे में भी सोचना। अब ये क्या है, चाइल्ड ट्रिगर्स। अपने बच्चे के चाइल्ड ट्रिगर्स भी हमें पहचानने चाहिए कि बच्चा अगर आपका नेचुरली शाय है, बहुत सारी चीजें हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, बच्चों के अंदर जेनेटिकली भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर जेनेटिकली किसी बच्चे के अंदर इतनी शाइनेस है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसको जो है वो पेरेंट्स, उसका ब्रेन स्ट्रक्चर जो है उसको एक्सपीरियंसेस देके, जैसे उन्होंने लिखा कि वो पेरेंट्स फिर जो मेहनत करते हैं कि बच्चे को सोशल गैदरिंग्स में लेके जाएं, उसको अच्छे एक्सपीरियंस देते हैं, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि बच्चे की ये शाइनेस चेंज हो जाए, बदल जाए। ठीक है। तो अपने बच्चे के जो ट्रिगर्स हैं या जो वो काम नहीं कर पाता, उन तरीके से उसको आप अपने तरीके से फिर देखें कि उनको हमने कैसे डील करना है। हर बच्चे की अलग जो है वो सिचुएशन है। तो ये जो है वो इन चीजों का खुलासा था। आगे भी है, अब आप चाहें तो ये बुक खुद पढ़ना चाहें तो अब आप आगे पढ़ सकते हैं। लेकिन अपनी बात का एंड मैं उसी बात पे करूंगी जो मैं कहती हूँ कि हमारे जिम्मे जो है वो अल्लाह ताला ने कोशिश रखी है और हमें हमारी औलाद की तरबियत का जिम्मेदार बनाया है। और बाकी जो है वो हर चीज अल्लाह के हाथ में है, इसलिए अल्लाह ताला पे भरोसा करना। और ये भी ना समझना कि इन सब चीजों के बाद भी अगर बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा है या बच्चा फिर भी नाफरमान है, तो हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। और अब ये इस पे भरोसा रखना है कि ये अल्लाह की मर्जी है। जैसे मैंने अंबिया की भी एग्जांपल्स दी थी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी, नबी थे उनके शौहर जो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफिर थी। और इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, वो उसको कहते रहे कि तुम ईमान ले आओ ले आओ ले आओ। अब उनकी पेरेंटिंग में तो नहीं हम कह सकते ना। तो ये चीज जो है वो ये तकदीर थी, जो अल्लाह की तकदीर थी। अब इस पे हमें जो है वो अपना पूरा भरोसा अल्लाह ताला पे रखना चाहिए। हर इंसान की तकदीर अल्लाह ताला ने लिख दी है, लेकिन उसका इल्म हमें नहीं है, इसलिए हम ये सोच के ये नहीं कर सकते कि जो होना होगा वो हो जाएगा, हम खुद अमल करना छोड़ दें और हम खुद बच्चों को कुछ नहीं सिखाएं, जैसा उन्होंने बनना होगा वो बन जाएंगे। नहीं, एक हिस्सा हमारे पास भी है। अल्लाह ताला ने हमें जो है ना ये इख्तियार दिया है कि इम्मा शाकिरों व इम्मा कफूर, कि अल्लाह ताला ने रास्ता दिखा दिया है। अब चाहे तो इंसान शुक्रगुजार बन जाए और चाहे तो ना शुक्रा। तो अल्लाह ताला ने हमें भी बहुत सारी चीजों का इख्तियार दिया, हम उतने इख्तियार से हम फायदा उठाएंगे। और बाकी हम अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें
अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने वाला बना दे, हमारे बच्चों को नेक बना दे, सौलेह बना दे, और हम सबको जन्नत में इकट्ठा कर दे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मे यहिया, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस, इतना मजा आया आपके साथ। आपने इतनी इम्पोर्टेंट किताब चूज की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। उस इम्पोर्टेंट किताब को आपने हमारे ही कॉन्टेक्स्ट में देसी तड़के के साथ सिखाया मदर्स को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक छोटे से बच्चे के साथ अपनी बेहद मसरूफियात के साथ हमारे साथ 4 सेशन किए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे इंशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का भी, तमाम मदर्स का, जिन्होंने टाइम निकाला और वर्चुअल बुक कैफे का सेशन अटेंड किया। इसकी रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह आपको बुक कैफे में मिल जाएंगी। जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम लिया है सेशन, तो लास्ट 3 सेशन भी और आज का भी इंशाल्लाह चारों के इंशाल्लाह लिंक्स जो है ना वो हम डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत ही मजा आया। उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।